Hello students, my name is Subhit Kumar Gupta and I am your physics faculty at Potential and Concept Educations। तो फाइनली आज आप लोगों ने अपना ANTS का पेपर नंबर 6 दिया। होपफुली पेपर आपका अच्छा रहा होगा, है ना। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा मैं यहाँ पे वन बाय वन सारा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिंस मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट आप काइंडली डायरेक्टली वहाँ जाके रेफर करना जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है। एंड एग्ज़ाम भी काफ़ी क्लोज है आपका फेज़ 1 का, सो पढ़ाई अच्छे से करते रहो और चलो फाइनली स्टार्ट किया जाए, है ना। देखते हैं। तो जैसे वो जो सबसे पहले दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सिंस ये क्वेश्चन किसका बताओ, पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, और हम लोग काफ़ी पहले से जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करता है तो वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ उसका कैसा होता है, हमारा एलिप्टिकल होता है, यहाँ वर्टिकल एलिप्स बना हुआ है। इस केस में निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से सब कोऑर्डिनेट्स लिखा है तो दिमाग यहीं पे जाएगा। ग्राफ इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना, 1 करते हैं, तो क्लियर सा बात है। मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग देख पा रहे हैं 0.4 है, बट एक बात और है, मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग पहले से जानते हैं सिस्टम के ड्यूरिंग क्या होता है, ओमेगा होता है, जिसका वैल्यू दिया है 0.4। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ। चलो इसको ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। नीचे आते हैं, सेकेंड देखते हैं। इसके बाद देखो यूनिट भी ध्यान देना, मीटर पर सेकेंड में तो ठीक ठाक है, यूनिट बड़ा ध्यान देना होता है, फिर चेक करना। बात करेंगे इसका, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड। सो वी कैन राइट हियर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा एम्पलीट्यूड होगा, और इस एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना दिया हमारा, 10 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान दो, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना। बताओ कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। और टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड चाहिए तो क्या होगा, ओमेगा चाहिए होगा, है ना। T = 2π/ओमेगा। तो फाइनली काफ़ी ईजिली हमारा मिल जाएगा यहाँ से। जैसे इन दोनों को डिवाइड करो, बताओ क्या होगा, A और A कैंसिल हो गया। मेरे ख्याल से ओमेगा हमारा आ गया कितना, बताओ 4 आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ऐसे केस में देखा जाए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/ओमेगा, यानी 2π/4। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए था π/2 सेकेंड्स। तो आई थिंक काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ये सबने ज़रूर किया होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन A राइट होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन A राइट होगा, क्लियर है। तो A इसका राइट है। चलो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही देखते जाते हैं, सारा इजी क्वेश्चन है, देखते जाओ जल्दी जल्दी, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आई थिंक बढ़ के देख के समझ में आ रहा है, फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही क्वेश्चन है, और एक ग्राफ हमारे क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। पूछा जा रहा है कौन सा इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा SHM को। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम रिलेशन हम लोग को लिखना है यहाँ पे। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया और रिलेशन लिखना है, तो कोई बड़ा टास्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल अगर हमारा SHM करेगा तो सिनुसॉइडल फंक्शन होता है, साइन का या कॉस का, है ना। तो फाइनली ये ग्राफ हम लोग देख पा रहे हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो SHM का इक्वेशन हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, x = A sin ωt। और जब भी कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ इनिशियल फेज भी होता है, मैं यहाँ फाइल लिख देता हूँ, ठीक ठाक है। अब चलो स्टार्ट किया जाए। अगर इक्वेशन लिखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो पहले से ही पता है, बट एक चीज़ हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं, जब टाइम 0 है ना तो पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पे नहीं है। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल क्या है बताओ, ये थोड़ा सा हमारा डिस्प्लेस्ड है। कितना डिस्प्लेस्ड है बताओ, ये x = 2 मीटर पे, तो यानी यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, सो इनिशियल फेज भी होगा। तो अगर उस कंडीशन को यूज़ हम लोग करें, जैसा कि क्वेश्चन में दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एट t = 0, जब टाइम हमारा 0 है तो पोजीशन क्या है पार्टिकल का, x = 2 मीटर है ना, 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे केस में अगर इस इक्वेशन का यूज़ हम लोग करते हैं, ये कंडीशन इसमें इंप्लीमेंट करो, तो x = 2 और एम्पलीट्यूड कितना दिया हमारा, देख पा रहे हैं 4 दिया है, वहाँ ग्राफ में देख सकते हो। साइन टाइम कितना पुट करना हम लोग को, 0 पुट करेंगे, प्लस क्या 5। तो यहाँ से इजीली इनिशियल फेज निकाल सकते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फेज, ऐसे ही समझ में आ रहा है। ये हमारा 1/2 हो गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ से 5 हमारा काफ़ी इजीली आ गया, बताओ कितना, π/6 साइन 30, है ना। तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम लोग को। रहा बात एक चीज़ और चाहिए होगा, मेरे ख्याल से ओमेगा भी चाहिए होगा यहाँ पे। तो ओमेगा कैसे मिलेगा, तो अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया बेटा पहला वाला, स्टिल हम लोग जानते हैं ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है। तो अगर टाइम पीरियड मिल गया तो हमारा क्वेश्चन हो तो जाएगा। रहा बात टाइम पीरियड मिलेगा कैसे, तो कुछ कोऑर्डिनेट तो लिखा है टाइम पे, यहाँ पे इसको देख के आइडिया लग सकता है। एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, पता है ये यहाँ से यार एक हाफ ऑसिलेशन तो बोल ही सकते हैं, समझ में आ रहा है। फुल ऑसिलेशन होता है, कंप्लीट वेव होता, ये यहाँ से यहाँ हाफ ऑसिलेशन। तो ये जो टाइम पीरियड, ये जो गैप होगा ना, ये टाइम पीरियड कितना होगा, t/2 होगा। कितना होगा, t/2। हाफ ऑसिलेशन हो कंप्लीट हो रहा है, हाफ ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा क्या होगा, t/2। तो आई थिंक इतना हम लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि t/2 इज एक्चुअली वॉट, 11 माइनस क्या 5, दैट इज वॉट, कितना हो जाएगा 6। तो कितना हो गया, ये 12 सेकेंड्स आ रहा है, ये 12 सेकेंड्स आ रहा है। तो ओमेगा हमारा आसानी से मिल जाएगा। ओमेगा हमारा कितना हो गया, 2π/12, यानी लिख सकते हैं, बताओ कितना, π/6 रेडियन पर सेकेंड। और एक बार ये सारा इन्फॉर्मेशन है,
तो बस सब्सटीट्यूट कर लो जो मेन इक्वेशन होता है SHM का उसमें, तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा x, व्हाट इज एम्पलीट्यूड 4, फिर बात करते हैं साइन ओमेगा, हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, कितना निकाला है π/6 इंटू टी और प्लस क्या 5, व्हाट इज इनिशियल फेज, तो हमने कैलकुलेट किया है कितना मिला है π/6 मिला है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ SH मतलब पोजीशन टाइम रिलेशन होना चाहिए। देखो तो ऐसा कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई थिंक डी वाला सबसे करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। चलो यही था क्वेश्चन नंबर 2, होपफुली क्लियर होगा सबको, है ना, तो ये भी इजी लगा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चेक करते हैं। ओके, तो इस बार क्वेश्चन हमारा सिंपल पेंडुलम का मिला है ना। इस बार क्वेश्चन देखते हैं सिंपल पेंडुलम का। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सिंपल पेंडुलम का आयरन बॉब है, उसका टाइम पीरियड कितना दिया है t, ऐसा तुम लोग जानते हैं 2/√L/g होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही इसको हम लोग क्या डाल रहे हैं, किसी लिक्विड में डाल रहे हैं ना, नाउ इट इज इमर्ज इन अ नॉन विस्कस लिक्विड एंड ऑसिलेटेड, तो लिक्विड में डालने पे लगेगा क्या, उस पर एक बॉयंसी फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो, वेट का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव कम हो जाता है, जी इफेक्टिव कम हो जाता है। ऐसे केस में मेरे ख्याल से यहाँ दे रखा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज अबाउट 1/12 द डेंसिटी ऑफ दैट आयरन, मतलब जिससे बॉब बना है, तो टाइम पीरियड होगा क्या। तो ऐसे क्वेश्चन का देखो सारा डिस्कशन क्लास में हो चुका है, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं, अगर तुमको फार्मूला याद है कि जब भी हम लोग इमर्स कर देते हैं लिक्विड में, तो डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करो, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, है ना। तो इफेक्ट ऑफ बॉयंसी के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाता था 2π√, मेरे ख्याल से याद होगा L अपॉन क्या G, और होता है 1-1/n, ये फार्मूला। ओके, ये लगाते हैं, आंसर मिल जाना चाहिए। रहा बात सब कुछ तो समझ में आ रहा है। n हमारा है क्या, तो n होता है क्या हमारा, डेंसिटी ऑफ बॉब अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम जिसमें उसको इमर्ज करके रखा है, या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नाउ क्वेश्चन में देखते हैं कि शायद इन दोनों में रिलेशन दिया था, मैंने पढ़ा था। देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज अबाउट 1/12 दैट ऑफ आयरन, जैसे कि बॉब बना है, आयरन बॉब है, तो साइड में कहीं लिख लिया जाए एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा मेंशन है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिस इज 1/12 ऑफ डेंसिटी ऑफ क्या, बॉब, डेंसिटी ऑफ बॉब, तो लिक्विड का डेंसिटी 12 टाइम्स कम है, तो ऐसे केस में जो रेशियो होगा, ये रेशियो हम लोग कितना लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉब बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये 12 होगा, है ना। ये रेशियो कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। ये बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, आंसर मिल जाता है, कुछ भी नहीं है। तो टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं क्या, देखो टाइम पीरियड ओरिजिनली t दिया था, इसको t' मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो 2π√, लिखा जा सकता है L/g, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1-1/n का वैल्यू कितना मिला है 1/12, ठीक है। सॉल्व किया जाए, मेरे ख्याल से 12 ऊपर चला जाएगा, तो t' दिस इज इक्वल टू 2π, लिख सकते हैं √, क्या 12L, 12 ऊपर चला गया, और नीचे क्या बच रहा हमारा 11G। और ऐसे केस में अगर मैं ये √12/11 को साइड कर लूँ, 12/11 को, तो बाकी बचा 2π√L/g, जो कि ओरिजिनल टाइम पीरियड होता है जब वो एयर में ऑसिलेट कर रहा था, तो डायरेक्टली राइट आंसर क्या लिख सकते हैं, ये होगा हमारा, है ना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन है, हाँ एक ऑप्शन तो है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए था, होपफुली क्लियर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार हमारा स्प्रिंग वाला है ना, ऑसिलेशन का केस है, स्प्रिंग वाला है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में लिखा क्या है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। और 2 लाइट आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, ये दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना K दिया था, कैसे अटैच कर रहे हैं देख पा रहे हो, किसी और अटैच हॉरिजॉन्टली एट द एंड्स ऑफ है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड, ये एक रॉड है जिसके एंड से हमने अटैच कर दिया है इसको। रॉड का लेंथ L दिया है, मास दिया है इसका M दिया है, रॉड को हमने पाइवोट किया है कहाँ, सेंटर पे, है ना, सेंटर पे पाइवोट किया था, एंड कैन रोटेटेड फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इसको फ्रीली रोटेट किया जा सकता है। और द अदर एंड्स ऑफ द 2 स्प्रिंग्स आर फिक्स्ड टू रिजिड सपोर्ट्स, मतलब पूरा फिगर देख पा रहे हो, इसी के बारे में बताया जा रहा है। और जब ये रॉड को पुश करेंगे थ्रू अ स्मॉल एंगल एंड रिलीज, मान लो इस रॉड को ऐसे थोड़ा सा स्मॉल एंगल से पुश करते हैं और छोड़ देंगे, तो ये ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। तो ये ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी बताना है, तभी बता पाएंगे जब ये SHM करेगा। देखते हैं पहले SHM करेगा नहीं, तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं ये लिख देता हूँ, मुझे एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लिया जाए, इस फिगर को फिर से रीड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल फिगर है, ये हमारा रॉड है ना, चलो ठीक है, ऐसा हमारा दे रखा था, और ये इसका सेंटर हो गया, इसी के बॉडी रोटेट करेगा, और AB या ऑसिलेट करेगा इसकी बॉडी। फाइनली हम लोग को करना क्या ना, एज पर क्वेश्चन इसको थोड़ा सा जेंटली क्या करना है, पुश करना है थोड़ा स्मॉल एंगल, और छोड़ देना है। तो चलो इसके लिए थोड़ा अलग कलर ऑप्ट कर लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए। तो इसको थोड़ा स्मॉल एंगल से डिविएट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एंगल से। तो मान लेना रॉड का जो नया पोजीशन होगा वो ऐसे देख लो अच्छे से थोड़ा, तो थोड़े टाइम के लिए इमेजिन कर लेना, ये रॉड का हमारा क्या हो गया, नया वाला पोजीशन हो गया, नया पोजीशन हो गया। तो ऐसे कि इसमें ये हमने छोटे से एंगल से किया है, ये स्मॉल, ये एंगल क्या है बताओ, काफ़ी स्मॉल है, थीटा,
यहाँ भी ऐसे थीटा दिखा सकते हैं, दिख पा रहा है तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे हमने डिस्प्लेस कर दिया। अब बताओ ऐसे करने से स्प्रिंग हमारा क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो स्प्रिंग कुछ अमाउंट से कंप्रेस ज़रूर हुआ है, तो नहीं बता तो स्प्रिंग के कंप्रेशन को मान लेते हैं, बताओ कितना, एक्स। यहाँ भी दिखा सकते हैं स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना होगा, सेम होगा, एक्स। तो ऐसे केस में स्प्रिंग क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, के एक्स, है ना। और सिंस हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, पुश करेगा इस रॉड को वापस से, तो क्लियर सवाल है ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस केस में बताओ ये रॉड का कैसा मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से लीनियर तो नहीं हो रहा है। ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है बताओ, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे ऑसिलेशन के लिए रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी पे लगना चाहिए या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क लगना चाहिए, तो इस केस में रीस्टोरिंग टॉर्क लगना चाहिए, है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो फर्दर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन करना, है ना। तो चेक करना है यहाँ पे सॉल्यूशन अगर करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था ना। चलो अच्छे से देखते हैं, टाइम लेके कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझते हैं। तो यहाँ बात करेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क का, रीस्टोरिंग टॉर्क का बात हम लोग करते हैं। तो ऐसा जो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, बट बेटर है सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग आसानी से लिख सकते हैं टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। और यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क है, बिकॉज जैसे हमने राइट में इसको रोटेट किया, टॉर्क इसको वापस से क्या लाना चाहेगा, लेफ्ट में। रीस्टोरिंग टॉर्क इसलिए बेटर यहाँ माइनस साइन एक लगा लेते हैं, डायरेक्शन बेटर। रोटेट करोगे क्लॉकवाइज तो टॉर्क लगेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फर्दर रीस्टोरिंग टॉर्क का बात किया जाए तो लिखना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से फोर्स इस पर कौन लगाएगा, इसको वापस कौन ला रहा है, स्प्रिंग ला रहा है। तो स्प्रिंग इस पर फोर्स कितना लगाएगा, के एक्स, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखा जाए ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा, ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मेरे ख्याल से टोटल लेंथ रॉड का मैंने देखा था, दिया था, कितना दिया था, एल दिया था। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, L/2 होगा। इतना तो समझ पा रहे हो, नहीं भी लिखता तो ये L/2 होगा। तो फाइनली यहाँ पे लिखा जा सकता है कितना बताना, L/2। और ऐसा ही टॉर्क देखो नीचे भी लगेगा तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, दोनों टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली तुम्हारा मन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है बॉडी पे। ऐसे केस में कुछ कैंसिल ज़रूर हो रहा है हमारा, तो ऐसे केस में देखो 2 और 2 हमारा कैंसिल हो गया। और फर्दर अच्छे से लिखें तो टॉर्क हमारा होता क्या है, आई अल्फा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं SHM के इक्वेशन से इसको रिलेट करना चाहता हूँ इससे। सब लोग जानते होंगे A = -ω² x या फिर अल्फा = -ω² थीटा, इससे मैं इक्वेट करना चाहता हूँ, इसी फॉर्म में मैं लिखूंगा। तो यहाँ से देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉड है हमारा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब लोग जानते हो कितना होता है, सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ml²/12 लिखा जा सकता है इनटू अल्फा। ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस, अब देखो यहाँ पे KL तो रहने दो बट x मत रहने दो, क्योंकि पता है इस बार हम लोग सब कुछ एंगुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो x को क्या एंगल के फॉर्म में कुछ लिखा जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। चेक करो, कहीं से भी देख लो, जैसे यहाँ से भी चाहो तो चेक कर सकते हो। बताओ अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस किया जाए, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पे कहीं भी तुम फोकस कर सकते हो, यहीं पे फोकस कर लो। इस राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करोगे तो इसमें tan थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ साइड में लिखो tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, x, एंड व्हाट इज बेस, ये बेस हमारा हो जाएगा L/2। लेकिन सिंस मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ पे लिखा था क्या, स्मॉल एंगल, है ना, स्मॉल एंगल। तो बताओ tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू x अपॉन क्या, L/2। यहाँ से बताओ x का वैल्यू हम लोग को x को रिप्लेस करना था, तो x कैन बी रिटन एज व्हाट, थीटा L/2। तो x कैन बी रिटन एज थीटा L/2, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन मिस नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। KL लिख लिया था, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। फर्दर देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल हो गया नहीं, तो सब हटा दिया जाए पहले। चलो तो फर्दर आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ कैंसिल होता हुआ मुझे तो दिखाई दे रहा है। देखो ये L² और ये L² कैंसिल किया जा सकता है मेरे ख्याल से। और क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 6 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। फर्दर लिखा जा सकता है अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस 6k/m, ठीक है, और इंटू थीटा। तो ऐसा कुछ आ रहा है बिल्कुल। हाँ, ये SHM की कंडीशन को ऑबे कर रहा है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करा दूँ, तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ पा रहे हो ओमेगा क्या लिख सकते हैं। डायरेक्टली कंपेयर करा लो, फिर से नहीं लिखते हैं। ओमेगा क्या लिखा जा सकता है कंपेयर करने से, तो यही लिख देते हैं। चलो ओमेगा हमारा आ गया √ क्या, 6k/m। तो ये हमारा ओमेगा आ गया 6k/m। लेकिन पूछा क्या है सर, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कुछ पूछा था, ऐसी फ्रीक्वेंसी पूछा है। क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी सब लोग जानते हो। फ्रीक्वेंसी का बात किया जाए, मैं यही लिखता हूँ, देखो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा ओमेगा बाई क्या, 2π। सो राइट आंसर समझ में आ ही चुका होगा, 1/2π रहने देना। और ओमेगा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 6k/m। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है, 1/2π 6k/m, एक ऑप्शन तो दिख रहा है, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था। होपफुली क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना, ठीक ठाक है। चलो तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन देखो ठीक ही ठाक है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जो नहीं होने लायक है, सारा ठीक ठाक ही है। आगे बढ़ते हैं। इस बार हमारा क्वेश्चन आई थिंक वेव का आ गया। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव दे रखा है ये वाला, और अच्छा इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव और स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला केस है, जिसका कि लीनियर डेंसिटी दिया था ये 5 ग्राम पर मीटर, और ये हमारा उसका ट्रैवलिंग वेव था का इक्वेशन। तो डिस्टेंस एंड टाइम आर मेजर्ड इन एसआई यूनिट, सब कुछ एसआई यूनिट में। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग में टेंशन होगा कितना, मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट तुमको याद आना चाहिए। स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला केस, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्लियर सा बात है, ये क्वेश्चन पढ़ के ही मुझे समझ में आ रहा है टेंशन पूछा जा रहा है, टेंशन, और कहीं ना कहीं इक्वेशन जो दिया है उससे स्पीड वगैरह तो निकाला ही जा सकता है। तो एक बार मैं इक्वेशन लिख भी लेता हूँ। इक्वेशन क्या हमारा, y इज इक्वल टू 0.03 और लिख सकते हैं साइन है शायद ना, साइन 450t माइनस 9x। तो मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ, 450t माइनस क्या 9x ऐसा दिया तो था। ये हमारा ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है, चाहो तो कंपेयर करा लो। y इज इक्वल टू वॉट, a साइन ओमेगा t माइनस क्या kx, इससे चाहो तो कंपेयर करा तो सकते हो। फर्दर यहाँ बात हो रहा है टेंशन का, तो कहीं ना कहीं देखो इससे स्पीड वगैरह तो निकल ही जाएगा, कोई बड़ा टास्क है नहीं। और हम लोग जानते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में अगर स्पीड ऑफ वेव का बात किया जाए तो कितना होता है, √/t/μ होता है, ये होता है। इस क्वेश्चन में मुझे दिखाई दिया था म्यू भी गिवन ही है। म्यू कितना दिया है, 5 ग्राम, तो मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ। म्यू हमारा गिवन है 5 ग्राम पर मीटर। तो इसको अच्छे से लिखना चाहोगे एसआई यूनिट में तो क्या लिखोगे, 5 × 10⁻³ kg पर मीटर, लिख सकते हैं ऐसा। सब कुछ है हमारे पास, टेंशन निकालना तो बेटर है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे ही इसको, v², दिस इज इक्वल टू t बाई क्या म्यू। फिर फर्दर यहाँ से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू वॉट, म्यू v²। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा, सब कुछ तो पता ही है। तो टेंशन दिस इज इक्वल टू म्यू v², एक बार और लिखते हैं म्यू। नो वेलोसिटी का बात करेंगे तो सब लोग जानते हो वेलोसिटी इज व्हाट, ओमेगा बाई के, कंपेयर करके मिल जाएगा। तो ओमेगा बाई के इसका होल स्क्वायर होना चाहिए। फर्दर सॉल्व किया जाए आगे, म्यू देखा जाए तो ये हमारा है, इसको पुट किया जाए 5 × 10⁻³ मैंने लिख दिया। ओमेगा का बात करते हैं, कंपेयर कर लो। ओमेगा हमारा दिया है 450 और बात करेंगे के का वैल्यू दिया है 9 दिया है, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ से कैंसिल ज़रूर हो रहा है कितने बार में, 5 टाइम्स पे ना, तो ये 50 का स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू आ गया 5 × 10⁻³ इंटू, मेरे ख्याल से ये आ रहा है हमारा 2500, 50 का स्क्वायर मतलब, ठीक है। और एक बार अगर और मल्टीप्लाई कर दे तो 125 डायरेक्ट लिख दूँ, 125 यानी एक और डेसिमल आएगा, तो 12.5 न्यूटन। ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। चेक कर लो, ऐसा ऑप्शन है क्या, तो हाँ है, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन था, अगर बस फॉर्मूला याद है तो हो ही जाता सबसे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होता, होपफुली क्लियर होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बीट्स का क्वेश्चन है, और ये सब बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, बीट्स वाला आते ही रहता है। एक सोर्स है जिसका फ्रीक्वेंसी म्यू था, कितना बीट्स दे रहा है, 5 बीट्स दे रहा है, व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ व्हाट 200। बाद में बोल रहा है सेकंड हार्मोनिक, तो ऑब्वियसली सेकंड हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू ऑफ द सेम सोर्स। सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स होना चाहिए, सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स गिव्स 10 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 420। तो एक और दूसरे सोर्स के साथ साउंड करा रहे हैं। तो देखो ये सिंपली बीट का क्वेश्चन है, तो पहले एक काम कर लिया जाए, बीट फ्रीक्वेंसी वो लिख लिया जाए, फॉर्मूला जो जानते हैं एटलीस्ट हम लोग। तो बात करेंगे बीट फ्रीक्वेंसी, मैं म्यू के फॉर्म में ही लिखता हूँ, म्यू के फॉर्म में दिया है सारा। तो बीट फ्रीक्वेंसी ये हम लोग जानते हैं, दोनों सोर्स के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, और निगेटिव नहीं इसलिए मॉड लगा लेना, ठीक है, मॉड ऐसे ही निकालते हैं लोग बीट फ्रीक्वेंसी। नाउ बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर हम लोग जानते हैं, तो शुरू में बोल रहा है क्या, एक सोर्स है जिसका फ्रीक्वेंसी म्यू है, कुछ पता नहीं है हम लोग को, शायद वही निकालना ही है लास्ट में। कितना बीट्स दे रहा है, बोलो 5 बीट्स दे रहा है। जब हमने उसको साउंड किया बताओ 200 से, तो मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आता है ये रिलेशन के अकॉर्डिंग कि दोनों सोर्स के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स यानी 5। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी निकल के आता है, सिंस मॉड में वैल्यू है तो हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 200 माइनस म्यू, ये कितना हमारा 5 बीट्स होगा, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, मॉड में रिजल्ट है प्लस माइनस दोनों होगा तो लिख सकते हैं म्यू माइनस 200, ये हमारा क्या 5, डिपेंड करेगा कौन बड़ा है ना। तो ऐसे केस में अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, मेरे ख्याल से यहाँ म्यू कितना मिल रहा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये मिल रहा है 195 हर्ट्ज। या अगर इसको सॉल्व किया जाए तो म्यू कितना मिल रहा है, उस साइड चला जाएगा, तो ये मिल रहा है 205 हर्ट्ज, ऐसा मिल रहा है, 205 हर्ट्ज मिल रहा है। तो ये दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा है, आंसर या तो ये होगा या तो आंसर क्या होगा हमारा ये वाला होगा, है ना, ठीक है। तो आंसर या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, लेकिन दोनों आंसर कैसा सही हो सकता है, वो तो किसी एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा, तो आखिर हम लोग करें क्या, तो चेक करना। इसके लिए एक और कंडीशन दे रखा है,
इसी के सेकंड हार्मोनिक का बात किया जा रहा है। जो सोर्स है ना जिसका फ्रीक्वेंसी म्यू था, जो कि नहीं पता था हम लोग को, है ना, यही तो कैलकुलेट हमारा करना है, टारगेट ये है। तो इसका सेकंड हार्मोनिक मतलब क्या, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 म्यू हो जाएगा। और जब उसको हमने इस वाले सोर्स से जैसे ही क्या कराया, साउंड कराया, तो इस बार 10 बीट्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 10 बीट्स। तो फिर से यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी निकल के आता है। ये देखो केस 1 था। अब केस 2 का बात किया जाए तो उसी सोर्स का सेकंड हार्मोनिक बताओ किससे कर रहे हैं, 420। तो 2 पॉसिबिलिटी निकल के आएगा, 420 माइनस क्या, 2 म्यू, ये 10 बिट्स देगा। या फिर ये बीट का फॉर्मूला भी कंसिडर किया जाए तो लिख सकते हैं 2 म्यू माइनस 420, ये कितना देगा हमारा, 10 बिट्स देगा। चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं कहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे केस में मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है 2 म्यू कितना आ गया, ये साइड आएगा तो 410 हो गया ना। ओके, तो म्यू यहाँ से निकल के आ रहा है मेरे ख्याल से 205 हर्ट्ज निकल के आ रहा है। एक तो पॉसिबिलिटी ये निकल के आ रहा है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ से भी निकल के आएगा ना। चलो देखते हैं। तो 2 म्यू ये हमारा 430 आ गया। तो ऐसे केस में देखा जाए तो म्यू हमारा कितना आ जाएगा, 215 हर्ट्ज आ जाएगा, 215 हर्ट्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा आ रहा है कुछ। तो फाइनली ये सारा पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा है, ये सारा आंसर हो सकता है। लेकिन हम लोग को देखना होता है कॉमन ना, कि कौन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही करेक्ट होगा। पहला कंडीशन चेक किए तो लग रहा है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 5 बिट्स बन सकता है। अगर ये वाला इसके साथ 5 बिट्स बन सकता है, समझ पा रहे हो। और दूसरे वाले को चेक करें तो ये दोनों केस में बताओ कितना, 10 बिट्स बन सकता है, 10 बिट्स बन सकता है। क्लियर है? तो हम लोग को सिंस अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना है तो कॉमन आंसर ढूंढेंगे। तो कॉमन आंसर क्या हमारा 205 है। कॉमन आंसर क्या हमारा 205 लेते हैं तो ये पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई, इसलिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, 205 होना चाहिए। ये हमारा नहीं होगा और इसको भी इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये लोगे तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगा बट सेकंड नहीं होगा। ये लोगे तो सेकंड सेटिस्फाई होगा लेकिन फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या निकल के आता है। तो मेरे ख्याल से 205 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट होता है इस क्वेश्चन का ना। इस क्वेश्चन को ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। चेक कर लेना। चलो इस बार हम लोग चलेंगे न्यूक्लियस के क्वेश्चन में, है ना। न्यूक्लियस के क्वेश्चन में न्यूक्लियस देखते हैं क्या। एक हैवी न्यूक्लियस है जिसका मास 200 दिया था, डिसइंटीग्रेट हो गया 2 स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, मतलब ये फ्यूजन का केस हमारा। और बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है हमारा, मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई का और डॉटर न्यूक्लियाई का। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी क्लियरली देखो डॉटर न्यूक्लियाई का ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्टेबल होता भी हम लोग जानते हैं। तो इस प्रोसेस में एनर्जी कितना रिलीज होगा ये पूछा गया है, तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। देखो मैं फिर भी अच्छा से लिखता हूँ। चलो पेरेंट न्यूक्लियाई, कुछ नाम दिया है क्या, कुछ भी नाम नहीं दिया, अपने मन से मान लेते हैं। देखो पेरेंट न्यूक्लियाई को मान लेते हैं ऐसे ही एक्स। इसका मास नंबर कितना दिया था, तो ये दिया हमारा 200 दिया है। बाद में 2 डॉटर न्यूक्लियाई में टूट गया, तो डॉटर न्यूक्लियाई हमारा 80 हो, तो वाई को मान लेते हैं 80 और जेड का मास नंबर मान लेते हैं ऐसे ही हमारा 120। चलो ठीक। फिर सबका हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू दे रखा था, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू सबका दे रखा है। तो ऐसे केस में कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो देखो एनर्जी रिलीज अगर एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला, एनर्जी रिलीज्ड तो सब लोग जानते हो, लिखा जा सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई माइनस क्या, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। या फिर अगर मैं इसको प्रोडक्ट बोल दूँ, इसको रिएक्टेंट बोल दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लो थोड़े टाइम के लिए ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, डॉटर न्यूक्लियाई प्रोडक्ट एंड पेरेंट न्यूक्लियाई इज व्हाट, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो यहाँ देखो ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। चलो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, इतना करने के बाद फिर आगे बढ़ा जाए। देखा जाए बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली नहीं दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, तो बेटर है कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना। प्रोडक्ट क्या है, वाई और जेड है, तो दोनों का लिखना पड़ेगा। एक बार पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ किसका, वाई का लेना पड़ेगा। और ये एक न्यूक्लियन का है, तो टोटल न्यूक्लियन का कितना, वाई कितना हमारा 80 है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर लेना। प्लस फिर बात करते हैं जेड का, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, यहाँ जेड मैं लिख लेता हूँ, और जेड कितना हमारा टोटल 120 है, तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गया इसका। माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स यहाँ पे मैंने लिख लिया। और कितना है बताओ, 200 है, तो इस तरह से टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसका मिल जाएगा। बस कुछ नहीं था, सॉल्व करना था। बोलो 80 × देखा जाए वाई का कितना दिया है, 7 दिया है और उसका 8 दिया था ना। ओके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 माइनस 120, माइनस नहीं है प्लस है, 120 इंटू लिख सकते हैं क्या 8। फिर यहाँ माइनस हमारा 200 और सबसे शुरू वाला देख लो कितना दिया था, 6.5 दिया है। सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करेंगे मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 560 प्लस 960 माइनस, ये समझ पा रहे हो 1300 लिखा जा सकता है। ओके
ऐसे केस में कितना मिला हमारा, तो ये 1520 आ रहा है, 1520 माइनस 1300, तो इसको सॉल्व किया जाए तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 220 ना, तो 220 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर होगा, सब कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा था। तो आई थिंक राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ऐसा दोनों आंसर दिया देखो, प्लस और माइनस, तो अलर्ट रहना, कभी कभी निगेटिव आएगा तो वही राइट आंसर होगा। तो ऐसे केस में ऐसी भी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो ये राइट आंसर होता है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब उस पर बेस्ड क्वेश्चन था हमारा न्यूक्लियस का, फुली क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 8 हमारा सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आ गया। तो 8 हमारा आ गया सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन, देखते हैं पूछा क्या। सेमीकंडक्टर भी ट्रांजिस्टर तो हटा ही दिया, तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुका है। पहले तो था थोड़ा वही ट्रांजिस्टर ही अच्छा क्वेश्चन होता था, उसमें ग्राफ वगैरह होता था, बहुत कुछ होता था। बट चलो यहाँ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा गया मेरे ख्याल से सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी पूछा गया, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, होल कॉन्सेंट्रेशन दोनों गिवन है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड होल मोबिलिटी वो भी गिवन है। चार्ज बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे, तो जानते ही लेना है, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो अगर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला, यहाँ कंडक्टिविटी दोनों के वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज व्हाट होल्स, तो दोनों का कंडक्टिविटी फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या लिखते थे, म्यू ई एन ई प्लस क्या म्यू एच इंटू क्या एन एच, ये लगा सकते हैं। तो एच हमारा होल्स है, ई हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायरेक्टली अगर फॉर्मूला जानते हो तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन तो फार्मूला बेस्ड नहीं था क्या। अगर किसी को फार्मूला पता है तो सब आसानी से हो जाता है। बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, चलो मैंने लिख दिया। आगे देखते हैं, म्यू ई का बात करते हैं। म्यू ई यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कॉन्सेंट्रेशन, मोबिलिटी नीचे दिया था नहीं, तो मोबिलिटी हमारे इलेक्ट्रॉन का दिया है 2 दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट है ना, यूनिट सब चेक कर लेना, सारा स्टैंडर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी 2 दिया था और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ये दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 18, 5 इंटू 10 टू द पावर 18 दिया है। फिर प्लस का साइन देंगे, होल के बारे में देखते हैं। तो होल का मोबिलिटी दिया है 0.01 और इसका कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए होल का तो 5 इंटू 10 टू द पावर 19। होल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना आई थिंक, तो होल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा यानी पी टाइप होगा, ऐसा भी समझ सकते हो। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, 10 टू द पावर 18 था ये, ठीक है 18 है। चलो फाइनली इतना लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, है ना, बिना डिले किए। तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ तो कैंसिल किया जा सकता है। देखो 5 टू 10, तो ये भी 10 टू द पावर 19 है, ये भी 10 टू द पावर 19 है, यहाँ भी 10 टू द पावर 19, सारा खत्म हो गया। चलो डायरेक्ट कैंसिल कर लेना और बचेगा पता है क्या 1.6। चलो मैं लिख ही लेता हूँ, 10 टू द पावर 19 पहले से था यहाँ पे, और यहाँ से अगर मैं 10 टू द पावर 19 कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, तो पूरा ही कॉमन निकल गया, ये 1 बचा और यहाँ पे क्या, ये कॉमन निकलेगा तो 5 यानी 0.05 ऐसा आ रहा है। यहाँ से देखो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो गया, और देखा जाए कंडक्टिविटी जो कि पूछा था तो 1.6 इंटू लिख सकते हैं 1.05, तो नियरली आंसर हमारा अगर इसको 1 मान लेते तो 1.6 ही होना चाहिए, तो 1.6 के आसपास। हाँ ऑब्वियसली 8 आएगा ही, तो 1.68 राइट आंसर होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए 1.68, ठीक है। और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ओम मीटर का मैं डायरेक्ट इनवर्स लिख देता हूँ। तो ये हमारा कंडक्टिविटी का वैल्यू हो गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था अगर फॉर्मूला जानते थे तो, ठीक है। सब कुछ अगर अच्छे से पढ़े होगा एक क्वेश्चन सर, सच बात है बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं। चलो तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट था, ठीक ठाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक गेट का, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो ऐसे तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर देख के स्ट्राइक करता है लोगों को कि क्या होगा, बट स्टिल चलो मैं लिख के बता देता हूँ थोड़ा। ये सारा मेरे ख्याल से दिख तो रहा है मुझे नैंड गेट जैसा, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। चलो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया फिर से, क्योंकि वहाँ लिख नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, शायद ही किसी ने छोड़ा होगा, सबने करके आया होगा फुली, है ना, सबने किया होगा क्वेश्चन। स्टिल मैं एक बार लिखता हूँ। चलो देखो, जैसे यहाँ पे इनपुट क्या था हमारा ए, यहाँ पे क्या था बी। अब देखो सब लोग जानते हो नैंड गेट है, नैंड गेट के अगर दोनों टर्मिनल मिला दे तो किस में कन्वर्ट होता है, नॉट गेट में। तो अगर ये दोनों बन गया नॉट गेट, ये भी क्या हमारा नॉट गेट ही है। तो स्टार्ट किया जाए, बताओ एंटर होगा ए, तो बताओ आउटपुट क्या निकलेगा, ए बार। यहाँ पे क्या निकलना चाहिए, बी बार। यहाँ देखा चाहिए कौन सा गेट हमारा, नैंड गेट है, नैंड गेट है। तो नैंड गेट का आउटपुट दोनों इनपुट का क्या होता है, प्रोडक्ट करके बाद ना, ओके। तो यहाँ लिख देना ए बार डॉट बी बार, दोनों इनपुट का प्रोडक्ट करके क्या बार। क्लियर है। इसके बाद फाइनल आउटपुट देखेंगे तो अगेन ये नॉट गेट है, अगेन ये नॉट गेट है, तो फाइनल आउटपुट जो कि वाई लिख रखा है वहाँ, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। यानी जो भी था ना ए बार डॉट बी बार पहले से यहाँ पे था, इस पर बार पहले से ही था, अब इस बार पे भी एक और बार आ जाएगा, इसका बात नहीं सुनना है। सब लोग जानते हो 2 बार एक दूसरे को कैंसिल करता है, 0 1 फिर 1 0, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा इसको लिखा जा सकता है फर्दर, वाई आ गया हमारा ए बार इंटू क्या
बी बार, ऐसा आ गया, दोनों बार कैंसिल हो गया। इसको देख के समझ में आ रहा है कौन सा गेट है, समझ में आ रहा है तो काफ़ी अच्छा, नहीं तो डे मॉर्गन थ्योरम लिख लो और क्या, ऐसा तो समझ में आना चाहिए यहाँ से भी, स्टिल डे मॉर्गन थ्योरम लिख लेते हैं। अगर मैं पूरे पे बार देना चाहता हूँ तो a प्लस बी पे पूरे पे बार ऐसे दे देते हैं, मेरे ख्याल से अब स्ट्राइक कर रहा होगा। a प्लस बी और गेट होता, लेकिन उस पर बार है तो कौन सा हो गया, नॉर गेट हो गया, यानी नॉर गेट यानी ऑप्शन ए राइट होना चाहिए इसका, ऑप्शन ए। तो फुली क्लियर होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट होगा। क्लियर है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है तुमको, अगर पढ़े हो तो डायरेक्टली याद होगा। स्टिल सिंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा ऐसे ही बोल देता हूँ, ये देख के टिक करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, सेमी कंडक्टर है, 3 सेमी कंडक्टर है, बैंड डायग्राम्स दे रखा है, एनर्जी बैंड डायग्राम्स, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दे आर रेस्पेक्टिवली। तो लेफ्ट टू राइट हमारा रेस्पेक्टिवली है क्या, हमारा चेक करना है। देखो ये वाला याद होगा, वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है, इतना तो समझ पा रहे हो। और ये हमारा कहीं ना कहीं फर्मी एनर्जी लेवल को दिखा रहा है। तो हम लोग पढ़े थे अगर प्योर फॉर्म में होता है तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, मीन एनर्जी लेवल, जैसे इलेक्ट्रॉन को जंप करके ऊपर जाना होता है हायर एनर्जी लेवल में। जैसे प्योर में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को जंप करना होता है वैलेंस बैंड से कहाँ, कंडक्शन बैंड में, तब जाके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है और बदले में क्या पीछे होल छोड़ के जाता है। तो जो जंप करने में जो मीन एनर्जी होगा उसको बोलते हैं क्या, फर्मी एनर्जी। तो इंट्रिंसिक में फर्मी एनर्जी बिल्कुल बीच में होता है, हम लोग पढ़े हैं क्लास में। और बात करें पी टाइप का, तो पी टाइप में याद है जैसे हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है और उस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को अब जंप करके बस यहाँ से यहाँ जाना है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल तक। वैसे ही अगर बात करें एन टाइप का, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो यहाँ पे एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, और उस डोनर से जंप करके बताओ कंडक्शन बैंड तक जाएगा, तो ये हमारा फर्मी एनर्जी लेवल हो जाएगा दोनों के बीच में। तो डायरेक्टली है, बताओ ये वाला क्या हमारा एन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वाला क्या हमारा एन टाइप है, दूसरा वाला क्या होगा हमारा बिल्कुल बीच में यानी इंट्रिंसिक हो गया, ये इंट्रिंसिक हो गया, और सबसे लास्ट वाला क्या हमारा पी टाइप हो गया, पी टाइप हो गया। तो ये डायरेक्टली है ना, इसमें कुछ करना नहीं था, इतना मैं बोल रहा हूँ क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है पूरे डिटेल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, है ना, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, मैं कुछ बोलने का नीड नहीं था ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है ये पूछा गया। अगेन ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो चलो अगेन ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी, ये भी डायरेक्टली देख के टिक करने वाला ही है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सब लोग जानते हो, है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है वो। स्टिल अगर तुम बोलोगे तो मैं फिर से थोड़ा ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, चलो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो थोड़ी टाइम के लिए मान लेते हैं ये हमारा रेक्टिफायर है, उसका अंदर का नहीं बस ऐसे ही दिखा रहे रेक्टिफायर है, और इसका काम सब लोग जानते हो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ये लोड रेजिस्टर हो गया मान लो, और जो रेक्टिफायर बनता है जनरली हम लोग डायोड के हेल्प से बनाते हैं, तो डायोड भी कभी कभी कुछ रेजिस्टेंस सफ़र करेगा तो आरडी लिख देते हैं। ऐसे केस में देखो अगर इनपुट हमारा एसी होगा, इनपुट अगर हमारा ऐसा वाला एसी होगा, तो सिंस ये फुल वेव रेक्टिफायर का बात हो रहा है तो आउटपुट हमारा क्या होगा, डीसी होगा, ऐसा कुछ। इनपुट हमारा बाई डायरेक्शनल करंट है, आउटपुट क्या हमारा यूनि डायरेक्शनल करंट है। ओके, कुछ एक रैंडम केस लेके चलते हैं। जैसे देखो जब भी एसी का बात होता है, जैसे कोई भी एसी करंट का एग्जांपल लेते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो देखो इतना तो हम लोग जानते हैं कि एसी के केस में इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो आरएमएस वैल्यू लिख दिया। और डीसी के केस में बताओ इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा, ये तो डायरेक्शन इसका बदल नहीं रहा है, तो डीसी के केस में बताओ इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा, बस इतना ही समझना है। फिर बात हो रहा है यहाँ देखो एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी हम लोग अच्छे से जानते हैं, जब भी लिखना होता है आउटपुट बाई क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। बताओ व्हाट इज आउटपुट, तो आउटपुट हमारा जो लोड के क्रॉस मिल रहा है, तो लोड के क्रॉस क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है ना, डीसी। तो क्या लिखेंगे, पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो लिख देना आई एवरेज स्क्वायर इनटू क्या, आर एल। और इनपुट क्या हमारा एसी है, तो एसी के केस में बताओ आरएमएस वैल्यू, आई आर एम एस स्क्वायर, और इनटू क्या लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, यानी आर डी प्लस आर एल। मेन सर्किट हमने ड्रॉ किया था क्लास में, उसको याद करो। और ये सब भी डिस्कस हुआ है, डायरेक्टली आंसर जानते हो, ऑप्शन बी होगा। स्टिल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, थोड़ा फर्दर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखा जा सकता है आई एवरेज अपॉन आई आर एम एस का होल स्क्वायर, और अगर मैं आर एल को नीचे लेके आ जाऊँ तो लिखा जा सकता है 1 प्लस आर डी बाई आर एल। तो ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए, ये क्लास में डिस्कस हुआ है। ऐसे केस में अगर ये फार्मूला यूज़ करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं। व्हाट इज एवरेज करंट, तो सब एसी में सीख चुके हो। एवरेज करंट का वैल्यू कितना होता है, 2 आई नॉट बाई पाई होगा, और आरएमएस का कितना होता है, ये होता है आई नॉट बाई रूट 2 होता है। तो ऐसे केस में बताओ एवरेज हमारा कितना हो गया, 2 आई नॉट बाई पाई, थोड़ा समझ लेना, 2 आई नॉट बाई पाई मैंने लिखा है, इनटू
RMS का बात करें उल्टा करके लिखना पड़ेगा √2 और ये I0 नीचे आ जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर और 1 + RD/RL मैंने लिख दिया। यहाँ से देखना कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो हाँ कैंसिल ज़रूर हो रहा है, बताओ I0 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लिया जाए इन दोनों को, है ना, इन दोनों को कैंसिल कर लिया मैंने। नेक्स्ट देखा जाए 2√2 का होल स्क्वायर यानी कितना 8, ऊपर आ रहा है 8/π², नीचे आ रहा है हमारा 1 + RD/RL। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ in this case we are required to find maximum efficiency. What is the maximum efficiency? तो maximum if we consider diode as what, ideal diode, अगर मान लेते हैं डायोड हमारा क्या आइडियल है, तो उस केस में RD हमारा क्या होगा, नियरली इक्वल टू 0 होगा। In that case efficiency will become what, RD will become 0, so efficiency will become 8/π²। and if you want to write it this in percentage form, multiply by 100 into percentage, so this must be the right answer। तो I think option B is the correct answer। ठीक है, तो ये डायरेक्टली था, मैं जानबूझ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा, बट तुम लोग डायरेक्ट टिक कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि रेक्टिफायर पे बेस्ड है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या था देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो क्या हमारा, मेरे ख्याल से फिर से डायोड का ही क्वेश्चन है। चलो तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का सॉल्यूशन किया जाए जल्दी से। क्वेश्चन ये बहुत सारा पड़ा है, तो देखते हैं 12 का सॉल्यूशन क्या होगा। 12 में देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से सर्किट बना रखा है, सर्किट, और अगर ध्यान दोगे ना तो कैसा बायसिंग है दोनों डायोड का, सोच के देखो कैसा बायसिंग है। तो मेरे ख्याल से देखो N टाइप को किससे कनेक्ट किया है, प्लस से, यानी इसका रिवर्स बायसिंग है। N को नेगेटिव से कनेक्ट करना चाहिए ना, तो N टाइप को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, रिवर्स बायसिंग है। और इसका देख लो P को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, P को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, तो इसका भी बताओ कैसा बायसिंग है, इसका भी हमारा रिवर्स बायसिंग है। तो दोनों का रिवर्स बायसिंग है, तो कुछ लिखा नहीं है इसलिए आइडियल डायोड मान के चलेंगे। और आइडियल डायोड बताओ क्या करता है, रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सफर करता है। तो इन दैट केस नो करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दीज सेक्शंस। अगर नहीं फ्लो करेगा तो सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेना, है ना, सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाइड उसको मैं ड्रॉ ही नहीं करने जा रहा हूँ, बेकार में क्यों ड्रॉ करके अपना काम बढ़ाएं, ये मैं डायरेक्टली ऐसे दिखा रहा हूँ। और फाइनली यहाँ पे एक बैटरी है, बताओ इस बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है, 9 वोल्ट दिया है। ये हमारा कितना दिया था, 5 ओम। बाकी रेजिस्टर्स ये जो है लगा देते हैं ऐसे ही फिलहाल के लिए। कितना कितना दिया हमारा, 4 5 4, तो ये दिया है 4 5 और ये 4 दिया था। बाकी मैंने क्यों हटा दिया, तो ज़रा सोच के देखो ना, मैं अच्छे से बता ही देता हूँ थोड़ा। देखो अगर इससे करंट आई निकलता, आई करंट यहाँ तक पहुँचता, यहाँ तक भी चला आता आई करंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक भी चला आता, तो यहाँ तक तो चला आया। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद 2 रास्ता मिलता, करंट जंक्शन मिला ना, यहाँ पे क्या मिला, जंक्शन मिला। तो करंट बताओ नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बट ऊपर कितना करंट जाएगा, 0, बिकॉज दिस इज ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो नो करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस पार्ट, इसलिए उसको हटा दिया सीधे। सारा करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, है ना, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, फिर इसमें जाता, बिकॉज इसमें फिर से नहीं जाएगा। अगेन यहाँ जो जंक्शन मिला, तो करंट इस वाले पार्ट पे इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज अगेन दिस इज ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो होके फाइनली ऐसे और सर्किट में रिटर्न हो जाएगा। तो सर्किट काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया और ये सबका कैसा कनेक्शन है, सारे का सीरीज़। तो करंट निकालना काफ़ी इजी है। करंट अगर निकालना ही हम लोग को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताओ क्या, V/R इक्विवेलेंट। ठीक से देखा जाए तो करंट हमारा मिल रहा है, व्हाट इज़ V, 9 एंड व्हाट इज़ R इक्विवेलेंट देखा जाए तो मेरे ख्याल से कितना हो गया, 5 5 10 हो गया और 10 और 8 18 हो गया। देखो कितना ईजी कैलकुलेशन भी है। तो 9/18 यानी 1/2, 1/2 यानी कितना, 0.5। तो 0.5 एम्पेयर राइट आंसर होना चाहिए। देखो ना ऐसा है क्या, कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी देख लेना, ऑप्शन सी सेटिस्फाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरे ख्याल से अभी ये सब क्वेश्चन आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक का, यानी ड्यूअल नेचर का। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो 13 में है कि हमारा एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिसको हमने प्लेस किया था डिस्टेंस d पे किसी मेटल सरफेस से, ओके। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एट अ रेट एंड काइनेटिक एनर्जी बीइंग E। इफ द सोर्स इज ब्रॉट नियरर टू द डिस्टेंस d/2, द रेट एंड द काइनेटिक एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम्स। तो अगर सोर्स को पास लेके आएंगे तो क्या इफेक्ट होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, उनका नंबर्स पे, है ना, उनके रेट ऑफ इजेक्शंस पे और उनके काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो चेक करना। अगर 13 हम लोग करें तो मेरे ख्याल से एक फोटो सेंसिटिव प्लेट मान लेना थोड़े टाइम के लिए। चलो देखते हैं, जैसे मान लेना है फोटो सेंसिटिव प्लेट है हमारा, ये कोई फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ऐसे ही मान लो, क्लियर है, ये हमारा कोई फोटो सेंसिटिव प्लेट है, सीजियम वगैरह होता है ना, वैसे ही मान लेना। अब चलो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक सोर्स रखा था और ये सोर्स मेंशन नहीं, तो पॉइंट सोर्स ही मान के चलेंगे, यहाँ ध्यान दो, ये हमारा मान लो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, ओके। ऐसे केस में होगा क्या ना, शुरू में डिस्टेंस क्या था हमारा, D था, शुरू में डिस्टेंस ये कितना दिया था, D दिया था। बाद में इस सोर्स को पास लेके आएंगे, तो सोर्स को पास में लेके आने से क्या होगा, तो मेरे ख्याल से जानते हो तुम लोग, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा बिकॉज ये पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स के लिए सब लोग जानते हो
अगर एक पॉइंट सोर्स का बात करें तो बताओ ये सारे डायरेक्शन में लाइट को ऐसे एमिट करेगा या फिर ई वेव्स को ऐसे एमिट करेगा। और ऐसे केस में ये जो सोर्स है हमारा, इसका जो एनर्जी हमारा स्प्रेड होने वाला है स्पेरिकल रीजन में, इस तरह से फैलते जाएगा सारे डायरेक्शन में। और इस केस में इसका इंटेंसिटी का बात किया जाए तो इंटेंसिटी सब लोग जानते हो क्या होता है, पावर बाय एरिया। अब बताओ सोर्स, एक गिवन सोर्स का पावर तो कांस्टेंट ही होगा, तो पावर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। पावर हमारा कांस्टेंट है, पावर हमारा कांस्टेंट है। ओके, तो ऐसे कैसा बताओ इंटेंसिटी हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया के साथ कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्स। और हम लोग अच्छे से जानते हैं स्फीयर का एरिया क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और फर्दर यहाँ से 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो आई का आर के साथ कैसा रिलेशन मिल गया, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन मिल गया। तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन का सीधा सा मतलब है, बताओ डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होगा, और अगर उल्टा डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक डिस्टेंस हाफ कर दिए, पहले डिस्टेंस दी था बाद में हाफ कर दिए। डिस्टेंस हाफ करोगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी क्या होगा, 4 टाइम्स। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन। सब लोग जानते हो यहाँ पे कि एक फोटोन हमारा एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है, तो वैसे कैसे उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बताओ फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर पहले रेट क्या था, n था, बाद में रेट ज़रूर क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, रेट हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा करने से, पास लाने से क्या फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, तो बिल्कुल नहीं, वो सोर्स पर डिपेंड करता है। तो फोटोन का फ्रिक्वेंसी तो चेंज होगा नहीं हमारा, है ना, सोर्स ही बदला नहीं, सोर्स तो सेम ही है, तो फ्रिक्वेंसी सेम। तो जब यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा तो बताओ उनका एनर्जी भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बिकॉज कुछ चला गया वर्क फंक्शन में, बाकी से मिला काइनेटिक एनर्जी। तो सिंस फ्रिक्वेंसी नहीं बदल रहा है, इसलिए बताओ वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगा, है ना, नहीं बदलेगा। होपफुली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना, होपफुली क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ओके, फाइनली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन एक दे रखा था, ठीक है। और इसमें बात करेंगे तो पूछा जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन दिस लाइट इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जिसका जो एमिटर होगा उसका वर्क फंक्शन दे रखा है, तो वर्क फंक्शन दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। ये सब सुन के मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी लगना चाहिए, ये हमारा आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से हो तो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करते हैं, 14 का सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। तो ये हमारा सिंपली बेस्ड है आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक रिलेशन पे। तो हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता क्या हमारा, E इज इक्वल टू फाई प्लस, चलो के मैक्स की जगह EV नॉट भी लिखा जा सकता है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ही निकालना है। अब देखा जाए तो वर्क फंक्शन तो गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, यानी कहीं ना कहीं बस क्या चाहिए हम लोग को, एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए। और फोटोन का एनर्जी कैसे निकलेगा, तो देखो फोटोन यानी क्या, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, क्लियर है। तो फोटोन का अगर बात करें तो सब लोग जानते हो ऑप्शन बहुत सारा है, मेरे का सबसे आसान तरीका वही है। सब लोग जानते हो एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, के होता है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसा कुछ होता है। तो एक्स का कॉफिशिएंट के होता है, मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ। तो इस केस में जो के है प्रोपगेशन कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना दिया था हमारा, ये दिया है 1.57 इंटू 10 टू द पावर, ये 7 दिया है, 10 टू द पावर 7 दिया है, ठीक है। जिसका लेकिन हम लोग जानते हैं के का वैल्यू होता है कितना है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ से ईजिली हम लोग वेवलेंथ निकाल तो सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं क्या, है ना, ईजिली वेवलेंथ तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो एक बार वेवलेंथ नहीं मिल गया तो फिर एनर्जी मिल जाएगा, तो वेवलेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर ही लिया जाए। वेवलेंथ को देखा जाए तो मेरे ख्याल से लिख सकते हैं कि हम लोग 2 पाई यानी 2 इंटू 3.14, ये पूरा क्वांटिटी नीचे आ जाएगा, यानी 1.57 इंटू 10 टू द पावर क्या 7। अगर डेसिमल्स को मैं हटा दूँ, ठीक है, तो हटाने का नीड ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। देखो ये मेरे ख्याल से डायरेक्टली 2 टाइम्स पे कैंसिल ही हो रहा है ना, तो ये 2 टाइम्स पे कैंसिल कर लिया जाए और मिला कितना, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर में आ रहा है, मीटर में। तो अगर एनर्जी चाहिए तो एक फार्मूला याद होगा ये वाला, SC बाई लैम्डा को लिख सकते हैं 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, और नीचे हमारा क्या होता था, लैम्डा होता था, नीचे लैम्डा होता था। तो लैम्डा क्यों ना आर्मस्ट्रॉन्ग में ही लिख लें, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में लैम्डा हमारा कितना हो जाएगा, 430 देना पड़ेगा, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा लिखा तो जा सकता है। तो डायरेक्टली यहाँ 4000 से मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, और ऐसे केस में देख पा रहे हो 2 0 कैंसिल हो गया हमारा, और अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है नहीं, तो 3.1 आ जाता, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर्मस्ट्रॉन्ग भी कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। तो ये मिल गया एनर्जी, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाना। हम लोग को चाहिए क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए था, तो EV नॉट दिस इज इक्वल टू व्हाट, E माइनस फाई लिख सकते हैं, E माइनस फाई। फर्दर बात करेंगे व्हाट इज E माइनस फाई, E हमने निकाला है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई कितना हमारा, तो वर्क फंक्शन मैंने क्वेश्चन में देखा था,
1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर लिख लेते हैं और ये हमारा EV0 हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। फर्दर देखा जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि ढूंढ रहे थे मिल गया हम लोग को। ये डिफरेंस करने से कितना मिलेगा, मेरे ख्याल समझ में आ रहा है सबको, 1.2 मिलना चाहिए। तो 1.2 वोल्ट्स राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। देख लो ऐसा है या नहीं। तो हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी राइट होता है इस क्वेश्चन का। 14 का ऑप्शन डी राइट होगा, चेक कर लेना। क्लियर, होपफुली क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 में हमारा 15 को चेक किया जाए तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन का मास m दिया था, फोटोन दोनों के पास सेम एनर्जी है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ पूछा है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन भी है। तो देखा जाए इलेक्ट्रॉन हमारा एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है कैसे निकालते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले फार्मूला से। अगर तुमको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली लिख दो। लैम्डा इक्वल टू क्या होता था, h/p, या फिर क्या लिख सकते हैं h/√2m/e लिख देते हैं, जहाँ पे e होता था काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो मोमेंटम है, मोमेंटम को लिख सकते हैं क्या, जैसे मैं साइड में लिख दूँ क्या, ऐसे तो डायरेक्टली सब पता होना चाहिए। जैसे सब लोग जानते हो k इक्वल टू क्या होता है, p²/2m होता है। तो यहाँ से देखो p क्या आ गया हमारा, √2mk आ गया। और पार्टिकल के पास जो भी एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होगा, तो इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह एनर्जी बस लिख दिया है। ओके, तो p की जगह ये लिख सकते हैं, हो गया। ये हमारा निकला किसका बताओ, इलेक्ट्रॉन का। वही बात करें फोटोन का, तो फोटोन का तो बड़ा आसानी से निकल जाता है। फोटोन का एनर्जी जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला याद आता है, E = sc/λ। तो ऐसे केस में अगर फॉर्मूला यूज़ हम लोग करें तो बताओ क्या लिख सकते हैं, सब रफ वर्क हो रहा है, यहाँ पे यूज़ करेंगे फोटोन के लिए। बताओ क्या लिखेंगे, hc/ क्या हो गया हमारा, E हो गया। दोनों का एनर्जी सेम दिया था इसलिए मैंने E लिखा है। मेरे ख्याल से दोनों का शायद रेशियो पूछा, मैंने देखा था। तो रेशियो पूछा तो कौन सा बड़ा बात है, डिवाइड कर लो। जैसे ही हमने दोनों को डिवाइड किया, बताओ क्या मिल रहा है, λE/λp। दिस इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से h और h कैंसिल हुआ। बाकी लिख लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं 1/√2m/e × ये नीचे आ जाएगा, तो c और e हमारा ऊपर चला गया। ऐसे केस में रेशियो कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से एक √e कैंसिल होगा, तो 1/c और लिख सकते हैं √e/2m। ऐसा लिखा तो जा सकता है, ये हमारा रेशियो होना चाहिए। देखो तो ऐसा ऑप्शन है 1/c e/2m, ठीक है। एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। सारा देखो छोटा छोटा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट देखो, ये भी फेमस क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 16 मुझे म्यून वाला क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है जनरली। तो 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। 16 में क्या ना, रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 0.53। ऐसे भी जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं रेडियस का फार्मूला क्या जानते थे, 0.53 और ns²/z, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आता है। तो फर्स्ट देखो, हाइड्रोजन का बात हो रहा है और किसका बात हो रहा है, फर्स्ट परमिटेड ऑर्बिट, यानी क्लियर सा बात है n का वैल्यू 1 होगा और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, z भी क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे केस में बताओ 0.53 आएगा ही आएगा, हम लोग जानते हैं पहले से। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज -13.6, ये भी हम लोग पहले से जानते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं 13.6 z/n का क्या, होल स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर दोनों 1 पुट करें तो 13.6, ये तो फैक्ट है। आगे बढ़ा जाए। इफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय म्यून, अगर इलेक्ट्रॉन को म्यून से रिप्लेस कर दे। म्यून क्या होता है, एक नया सा पार्टिकल है जिसमें चार्ज क्या है, चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन, लेकिन मास क्या है, 207 टाइम्स ज़्यादा है, 207 टाइम्स ज़्यादा है। तो ऐसे केस में बोला जा रहा है फर्स्ट बोर रेडियस क्या होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा। तो ध्यान देना, क्या ये फार्मूला अभी वैलिड होगा। तो आई थिंक ये फार्मूला लगाना कंप्लीटली सही नहीं होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया किससे बताओ, म्यून से, जिसका चार्ज तो सेम है, चलो ठीक है, लेकिन मास क्या हो गया, 207 टाइम्स ज़्यादा है। एंड आई थिंक तुमको याद होगा जब तुमने डेरिवेशन किया था दोनों फार्मूला का, तो ये सबको याद होना चाहिए कि रेडियस का मास के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। मैं अब लिख के नहीं लिखा रहा, डेरिवेशन सबने किया होगा। और ये भी हम लोग जानते हैं एनर्जी का मास के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। तो अगर ऐसा है तो बताओ, मास अगर बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा और एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, उतना ही टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कैसे पता है, एक काम करो, मैं सिंपली बताता हूँ। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालते हैं, ये वाला कंडीशन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और पहले डिस्कस करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, 1 पुट करने पे 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। और इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैंने ई लिखा है, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम लोग जानते हैं। रहा बात म्यून आ गया, तो ज़्यादा चेंज नहीं करना, 400 सेम ही है ना, टेक्निक तो सेम ही होगा, बस मास बढ़ गया, तो मास जितना बढ़ गया उतना ही टाइम्स कम हो जाएगा। अगर ये फार्मूला लगाते हो फॉर म्यून, है ना, म्यून के लिए लगाते हो, म्यून के लिए, तो रेडियस ऑफ हमारा म्यून, रेडियस ऑफ म्यून क्या होगा, मास के साथ इन्वर्स रिलेशन। तो 0.53
को 207 से डिवाइड कर लेना, 207 से डिवाइड करना और ये डिवाइड करके चेक करना कितना मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर सा बात है, मेरे ख्याल से 2 पॉइंट समथिंग तो आना ही चाहिए। रुको, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में है ना, मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। पता है काम किया है, इसको लिख देते हैं 530 बाई क्या 207 इंटू 10⁻³ और अगर मीटर में लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। होपफुली क्लियर है सबको। मैंने 3 0 यहाँ लिया तो ये 13 में कन्वर्ट हो गया। इसी फॉर्म में आंसर दिया इसलिए मैंने लिखा है सब। फाइनली डिवाइड करेंगे, 2 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो मेरे ख्याल से 2 से ज़्यादा 2.5 के आसपास मिल ही सकता है, तो 2.56। तो मेरे ख्याल से रेडियस ऑफ म्यून हमारा मिल चुका है। ये हमारा मिला कितना बताओ, ये मिल रहा है 2.56 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ऐसा कितना ऑप्शन है, मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा मिला सही, तो यानी एनर्जी वाला वही आंसर आना चाहिए। एनर्जी देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के अंदर डिस्कस किया था, अब म्यून का यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी जगह नहीं है बट फिर भी समझ में आ जाएगा। क्या होगा, m टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो -13.6 मल्टीप्लाइड बाई 207 कर लेना, 207 कर लेना और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही सॉल्व करोगे तो 207 इंटू 13, तो क्लियर सा बात है, अगर ये 10 होता ना तो लगभग ये 2000 हो जाता। 13 है तो हाँ होना तो चाहिए, ठीक ठाक ही है। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आएगा 2.8। चलो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ, उसके बाद लिख देते हैं। तो ये आ रहा है 2815.2, 2815.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा आ रहा है माइनस में। तो मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अगर किलो में लिखोगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, सही है। तो लिख सकते हैं -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, पहले ही समझ में आ चुका था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट होना चाहिए 16 का। होपफुली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखो, सिंस इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूम रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r होता है। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर देखो r के फॉर्म में तो है लेकिन b के फॉर्म में नहीं है, लेकिन देख के सबको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। सब लोग जानते हो फर्स्ट ऑर्बिट का बात हो रहा है ना, तो सब लोग जानते हो एंगुलर मोमेंटम दैट इज व्हाट, mvr। दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये बोर्ड ने हम लोगों को सिखाया था। तो ऐसे केस में बताना, अगर वेलोसिटी का बात किया जाए जो कि चाहिए था, तो वेलोसिटी हम लोग इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं nh और क्या लिख सकते हैं 2πmr। ये लिखा तो जा सकता है, मैंने सही लिखा है। और ये डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो ना, क्या दिक्कत है, स्क्वायर करके करना। तो n² h², नीचे आते हैं 4π² m² और ये r² और ये r मिलके क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। बस हो गया, नहीं तो करना है। देखो तो आंसर है क्या ऐसा, n²। अच्छा देखो एक चीज़ और है, बोला था n का वैल्यू कितना 1 है, तो अगर n का वैल्यू 1 है तो ये वाला गायब हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब ऐसे कैसे, देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, h²/4π² m² r³। तो नहीं है ऐसा। चलो तो ऑप्शन बी राइट होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी। होपफुली क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन था, बस टेक्निक लगाना है सही। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 में हम लोग देखेंगे तो मेरे ख्याल से दिया क्या है कि एक न्यूट्रॉन है जो कि कितने स्पीड से मूव कर रहा है v, और इसका हेड ऑन कोलिजन हुआ किसी स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम के साथ जो कि ग्राउंड स्टेट में था। तो द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन फॉर विच इन इलास्टिक कोलिजन विल टेक प्लेस। तो देखो इन इलास्टिक कोलिजन करना है हम लोग को, याद है कोलिजन पढ़े हो ना 3 तरह का। इन इलास्टिक में क्या होता है, एक बॉडी कोलिजन के बाद दूसरे से चिपक जाता है, दोनों एक साथ में घूमते हैं। तो यहाँ देखो मैं अच्छे से बनाता हूँ। पता है, ये मान लो थोड़े टाइम के लिए हमारा न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम ऐसा दिखा देते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया और ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि ग्राउंड स्टेट में था। मैं लिख ही देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन एटम है और ये वाला हमारा न्यूट्रॉन है। तो ऐसे कैसे मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो शायद, दोनों बॉडी का मास तो सेम ही होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया m, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी क्या होगा, सेकेंड बॉडी मान लेते हैं ये m ही होगा, क्योंकि सारा मास तो न्यूक्लियस में ही होता है, एक ही तो प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम ही होता है। चलो ठीक है, बाद में हम चाहते हैं कि इन दोनों में जब कोलिजन हो तो न्यूट्रॉन के पास कम से कम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो देखो ये न्यूट्रॉन हमारा मान लो इस वाले डायरेक्शन में जा रहा होगा और इसका कुछ इनिशियल स्पीड मान लेते हैं, इसका इनिशियल स्पीड मान लेते हैं कितना था बताओ, v था। और ये हमारा कैसे कंडीशन में है, रेस्ट में। तो कोलिजन जब परफेक्टली इलास्टिक होता है ना, तो दोनों बॉडी चिपक जाता है और यहाँ कुछ एनर्जी का लॉस होता है। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा, वो सारा एनर्जी जब क्या करेगा, वो दूसरा वाला पार्टिकल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और सब लोग जानते हो जब भी इन इलास्टिकल कोलिजन होगा, एनर्जी का जो लॉस होता है ना, रुको मैं साइड में पहले कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ। कैसा भी कोलिजन हो, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लिख लेना। कोलिजन के बाद का सिचुएशन देख लेते हैं। तो कोलिजन के बाद होगा क्या, शुरू में देखो
एम वी न्यूट्रॉन के पास और हमारे एटम के पास 0। बाद में m प्लस एम दोनों एक साथ मूव करेगा, नहीं पता वी डैश मान लेते हैं। बताओ यहाँ से वी डैश कितना बन गया, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है v/2 हो जाएगा, v/2। ये हमारा फाइनली दोनों पार्टिकल वेलोसिटी से मूव करेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हमारे सिस्टम के पास कितना था, हाफ mv², जो कि बस न्यूट्रॉन के पास था। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है, हमारे एटम के पास कुछ भी नहीं था। बाद में फाइनल एनर्जी का बात किया जाए तो फाइनल एनर्जी क्या होगा, हाफ, और ठीक से ध्यान देना तो m प्लस एम दोनों कॉम्बाइन होकर सिंगल पार्टिकल बन चुके हैं, तो डायरेक्टली 2m लिख देते हैं। और इस कॉम्बाइन पार्टिकल का वेलोसिटी जस्ट कैलकुलेट किया है, कितना, v/2। तो ऐसे केस में कितना आ रहा है ये हमारा, मेरे ख्याल से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है 1/4 mv²। तो यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो जो लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, ये लिख सकते हैं k इनिशियल माइनस k फाइनल, और ये लॉस होगा कितना, तो समझ पा रहे हो, इनिशियल में से फाइनल घटा देना। मेरे ख्याल से डायरेक्ट लिख दूँ, जैसे ही डिफरेंस ये करोगे, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, हाफ नहीं सॉरी 1/2 में से 1/4 जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/4 mv², ये हमारा है। और जो लॉस होगा तो कोलिजन के बाद का सिचुएशन अगर देखना है तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो सकता है, दोनों पार्टिकल सिंगल पार्टिकल बन गया, मान लो न्यूट्रॉन यहाँ पहुँच गया, और इलेक्ट्रॉन को ये सारा एनर्जी अब्जॉर्ब करना होगा। जंप करके बताओ, देखो एनर्जी क्वांटाइज होता है, तो कम से कम इसको जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में तो जाना पड़ेगा, मिनिमम पूछा है यहाँ पे, मिनिमम पूछा है, तो एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कम से कम इसको इतना एनर्जी मिलना चाहिए कि जंप करके यहाँ से यहाँ चला जाए, तभी ये सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा। जो लॉस हो रहा है एनर्जी का, ये कौन सारा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में था, कम से कम इसको जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, ग्राउंड स्टेट में था तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए सब लोग जानते हो, यहाँ से यहाँ जंप करके कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वही ये जो एनर्जी लॉस हुआ ड्यूरिंग कोलिजन, सारा इलेक्ट्रॉन गेन करके जंप करके बताओ कम से फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, या सिंपली बोलो फर्स्ट से सेकंड में चला जाएगा। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पूछा है। न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी था कितना, v² था। तो यहाँ से अगर मैं ठीक से 1/2 में बाहर निकालूँ तो बाकी बचेगा क्या, बताओ, हाफ mv²। दिस इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला पार्ट हमारा है क्या, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देख लेना थोड़ा सा, न्यूट्रॉन है, स्पेस का मैं ऐसे मैनेज करता हूँ, न्यूट्रॉन है, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन के पास कम से कम एनर्जी होना चाहिए 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन ए राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का। मैं थोड़ा ठीक से बता देता हूँ क्योंकि एक्चुअली पता नहीं समझ में आया कि नहीं। होता क्या ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी का लॉस होता है, सब लोग बोलते हो एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में हो गया, हीट के फॉर्म में हो गया, तो आखिर वो हीट किस फॉर्म में जाता है ना। तो एक्चुअली होता क्या, वो एनर्जी, वो जो भी होगा पार्टिकल, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम था, वो एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन गेन करके जंप करके बताओ हायर ऑर्बिट में चला जाता है, समझ पा रहा, हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। और यहाँ बोल रहा था मिनिमम, तो ये पूरा का पूरा एनर्जी इसको एब्जॉर्व करना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्व करने के लिए, एब्जॉर्ब करके बताओ इसको कम से कम कहाँ जाना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्बिट में, उसके बीच में तो कहीं ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो सारा लॉस हमारा, जो भी लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। तो फाइनली हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए होना चाहिए, देख लेना, क्लियर होगा। वो फिरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 देखते हैं। 19 तो यही सब तो टॉपिक बचा है न्यूक्लियस में, रेडियो एक्टिविटी हटने के बाद सबसे अच्छा टॉपिक हटा दिया और बाकी सब छोड़ दिया। तो यही टॉपिक बचा है, देखो यानी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ वेरिएशन, ये वेरिएशन अच्छे से हम लोग जानते हैं। और WX, YZ ये सब कुछ हमारा क्या, न्यूक्लियाई है, 4 न्यूक्लियाई है। प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, कौन सा प्रोसेस एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसा तो देख के भी थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है। Y हमारा 2Z, Y हमारा 2Z नहीं, यहाँ तो और क्या हो गया, कम हो गया। स्टेबिलिटी गेन करने पे एनर्जी रिलीज करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी गेन करेगा। पहला वाला तो एकदम नहीं होगा, पर है चाहो तो चेक कर सकते हो 1 by 1 सारा, मैं कर ही दूँ क्या। जैसे देखो कौन सा एनर्जी रिलीज करेगा, तो अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन था जिसने ये पार्ट किया था, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला। तो ये होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस क्या, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होता है, हम लोग जानते हैं, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ प्रोडक्ट्स बोलने का मतलब डाउटर न्यूक्लियाई और रिएक्टेंट बोलने का मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे सारे केस में 1 by 1, तो मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि किसमें, जिसमें हमारा पॉजिटिव आएगा उसमें एनर्जी रिलीज होगा, जिसमें नेगेटिव आ गया उसमें एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये काम करना पड़ेगा तुमको।
अगर अच्छे से करना है तो। ऐसे तो देख के भी आइडिया लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन चलो मैं सिस्टमेटिकली कर देता हूँ। एनर्जी रिलीज हमारा केस ए में देखते हैं। केस ए में तो देखो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है बताओ, जेड है। प्रोडक्ट कितना है, कौन है हमारा, जेड। तो प्रोडक्ट हमारा जेड है, तो जेड का पूरा देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी। जेड कहाँ पे, जेड यहाँ पे है ना। तो जेड का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है हमारा, 5 है। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है हमारा, 30 है। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 30 × 50। पता नहीं समझ पाया, मैं अच्छे से बोलता हूँ। एक न्यूक्लियॉन के पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5 था, और ऐसा कितना न्यूक्लियॉन था, 30 था। तो 30 न्यूक्लियन के पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, 30 × 50। क्लियर है। और सिंस 2 जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी तुमको करना पड़ेगा, माइनस देना। रिएक्टेंट पे देखते हैं, रिएक्टेंट हमारा क्या, वाई है। तो वाई के बारे में सोचेंगे तो वाई का बाइंडिंग एनर्जी कितना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारा, एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी 8.5 है, और वाई में टोटल कितना न्यूक्लियन है, 60 है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये टोटल इसका मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि पता है मैं पूरा सिस्टमेटिक लिखूंगा, स्पेस ज़्यादा लगेगा, देखते जाओ, समझ में तो वहीं जाना चाहिए। सॉल्व किया जाए, कितना हो जाएगा ये हमारा, तो ये हमारा हो गया 1500 × 2। चलो, तो ये हमारा 3000 हो गया, और 3000 और यहाँ माइनस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8.5 × 6 है ना। ओके, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो 6 5 ज़ा 30, और 8 6 ज़ा कितना, 48, तो 51। तो मेरे ख्याल से आ रहा है कितना, ये 5100 आ रहा है, ऐसा कुछ आना चाहिए। थोड़ा कुछ मिस हो रहा है, आई थिंक ऐसा नहीं होगा, सॉरी। ये 510 आ रहा है ओनली। ये हमारा कितना आ रहा है, 510 आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली कुछ मिस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने 30 × 50 लिख दिया, जो कि रॉन्ग है ना। 30 × 5 होना चाहिए, ये 5 था, तो 5 × 30, तो यहाँ पे 5 × 30 होता है, ये मिस हो रहा है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग यहाँ। चलो ठीक है, अभी ऐसा होना चाहिए ना। तो ऐसे कैसे बताओ कितना मिल रहा है, 150 × 2, दैट इज़ यहाँ 300 मिल रहा था ये। तो ये हमारा 300 मिला, तो इसको हटाया जाए, और ये हमारा 300 मिला था। तो 300 - 510 कितना आ जाएगा, -210 आ रहा है। तो -210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निगेटिव आ गया, यानी बताओ एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होगा। एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। चलो, वैसे ही बता सारे केस में चेक कर लेना ना, तो आइडिया लग जाएगा। जैसे बताओ बी का चेक करते हैं, तो बी का हमारा कितना हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट रहते हैं, स्मार्ट बनो। जैसे देखो बी में W कन्वर्ट हो रहा है X और Z में, W कन्वर्ट हो रहा है X और Z, तो इसमें क्लियर सा बात है, एनर्जी रिलीज होने का चांसेस तो है। ट्राई करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट पे फोकस करो, X और Z। पहले X पे देखा जाए। X का देखो कितना है बताओ, 90 है, और कितना दिया, 8 दिया है। तो 90 × 8 लिखना चाहिए मुझे, 90 × 8। फिर दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या है बताओ, दूसरा वाला प्रोडक्ट Z है। Z के लिए बारे में सोचो, Z यहाँ पे, Z यहाँ पे। तो Z का ये 30 और ये कितना है, 5 है। तो कितना लिखेंगे, 30 × 5 लिख देंगे। तो 30 × 5 मैंने लिख दिया। और बताओ बात करते हैं W का। तो W हमारा यहाँ पे, तो W के लिए लिखेंगे 120, मतलब W हमारा हो गया क्या, रिएक्टेंट। तो 120, और इसका देख लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था हमारा, 7.5 था। बस इसको सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। ट्राई करते हैं। ये हमारा हो गया 720, ये हमारा हो गया 150, माइनस इसको देखा जाए कितना मिलना चाहिए, तो 12 × 7.5 यानी 900 ये हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसे कैसे हमारा मिल रहा है कितना, ये हमारा टोटल हो गया 870। तो 870 माइनस कितना, 900, तो अगेन नेगेटिव ही आ गया, अगेन नेगेटिव आ गया। बताओ कितना आ गया, -30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर से यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होगा, है ना। वैसे ही सी वाला चेक किया जाए। सी वाला चेक करते हैं, एनर्जी ऑफ सी। तो सी में चेक करेंगे, तो प्रोडक्ट ये है और ये रिएक्टेंट है। वाई के बारे में पहले सोचा जाए, वाई को देखा जाए। वाई 60 × 8.5, 60 × 8.5, लेकिन कितना वाई है, 2। ये हो गया प्रोडक्ट। अब चलते हैं रिएक्टेंट के पास। रिएक्टेंट क्या हमारा, W है। तो W 120 × 7.5, तो लिख देते हैं 120 × 7.5। सॉल्व किया जाए कितना मिलता है, देखते हैं। तो ये आई थिंक आ जाएगा हमारा, ये हमने मल्टीप्लाई किया था थोड़ी देर पहले, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई किया था, कितना मिला था, 510। तो 510 का डबल कितना हो जाएगा, 1020, माइनस ये भी मल्टीप्लाई किया था थोड़ी देर टाइम पहले, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन कितना मिला था हमारा, 900 मिल रहा था। तो ये हो गया हमारा 900। इस केस में मिल गया हमारा कितना आ रहा है, तो 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में एनर्जी हमारा रिलीज होगा, है ना, एनर्जी रिलीज होगा। वैसे ही लास्ट वाला केस भी चेक कर सकते हो, मेरे ख्याल से आंसर तो मिल ही गया। ऑप्शन सी सही है हमारा, ऑप्शन सी सही। बट स्टिल चाहो तो लास्ट वाला केस भी चेक कर सकते हो। एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई, और किस में, जेड। थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि यहाँ पे मतलब लॉजिकली वही होना चाहिए, एक अनस्टेबल एटम स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली देख के समझ में आ रहा था सी वाला, ये अनस्टेबल है और एक इस पे कन्वर्ट हो गया, स्टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो डायरेक्टली देख के ही समझ में आ रहा था कि सी वाला ऑप्शन सही होता है, इतना बिना किए भी कर सकते थे। स्टिल मैंने लिख के दिखाया है। वैसे ही तो लास्ट वाला भी चाहो तो चेक कर लेना, मैंने इतना किया तो वो भी कर ही लेते हैं। डी में
अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, y एंड z। y यानी 16 to 8.5 एंड z 120, z 13 to 5 माइनस, फिर बात करते हैं x का। x हमारा 19 to 8। सॉल्व करो कितना मिल रहा है देखो तो ये हमारा पार्ट जस्ट हमने सॉल्व किया ही है। ये हमारा 510 आता है, 510 प्लस ये हमारा आ गया 150, इससे माइनस क्या करना है हम लोगों को, तो 720। डिफरेंस देखा जाए क्या पॉजिटिव आएगा, तो ये आ रहा है 660 माइनस 720, तो 660 माइनस 720 इज व्हाट, माइनस 60। तो अगेन नेगेटिव आ गया, यानी एनर्जी सब में रिक्वायर्ड होगा, बस एक ही केसेस यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। पर एक बात बोलो, मैंने इतना लिखा ज़रूर बट इतना एग्जाम में करने का नीड नहीं था। पर यार ठीक है, अच्छे से वेरीफाई करने के लिए सारा चेक करना चाहिए, बट स्टिल डायरेक्टली ये देख के सी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, बिकॉज ये अनस्टेबल है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस केस में एनर्जी रिलीज होगा। बिना सॉल्व के भी किया जा सकता था, चांस लेते तो, है ना, कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन तो है नहीं, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ये सही होता सी। देख लेना, होपफुली क्लियर होना चाहिए। 20, तो मास नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो 4:3, तो न्यूक्लियर डेंसिटी उनका किस रेशियो में होगा, तो इसमें क्या करना है। हम लोग अच्छे से जानते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी हमारा मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। बताओ पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स होता है सबके न्यूक्लियस का डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या होता है हमारा, ऑलमोस्ट हमारा सबका क्या होता है, सेम होता है ना, सबका क्या होता है, सेम होता है। तो इसीलिए हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, ये तो डायरेक्ट था। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट वाला चलते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। तो इंटीजर टाइप में देखा जाए 21 ना, 21, तो 21 क्या था हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जिसका मास 4 kg दिया था, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और उसका एनर्जी गिवन है। पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड हमारा होगा क्या फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए उसका टाइम पीरियड होगा क्या। तो देखो एनर्जी गिवन हमारा कितना दिया है, 1 माइनस cos 4x ऐसा दिया था, 1 माइनस cos 4x। अब देखो ऑसिलेशन के लिए बॉडी पे रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, और साथ साथ देख रहे हो एनर्जी हमारा पोजीशन का फंक्शन है ना, कोई कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे केस में रीस्टोरिंग फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो फोर्स हम लोग जानते हैं लिखा जा सकता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उसको डिफ्रेंशिएट करने से फोर्स मिल तो जाएगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स मिल तो जाना चाहिए, माइनस रहने देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, फोर्स रह जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 4x, और 4x का हो जाएगा चेन रूल से 4। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसको देखा जाए माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस रह गया, तो माइनस 16 साइन 4x ये आ रहा है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स हमारा कैसा है, रीस्टोरिंग है, पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो ऐसे केस में अगर मान लो इस रीस्टोरिंग फोर्स को मैं लिख ही देता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास हमारा कितना दिया है, 4 दिया था, तो 4 लिखा जा सकता है 4 इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस 16 साइन 4x। यहाँ से देखा जाए मेरे ख्याल से कैंसिल तो हो रहा है 4 टाइम्स में, तो एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से -4 साइन 4x। इसको देख के क्या समझ में आता है, क्या पार्टिकल SHM करेगा। तो SHM के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था ओमेगा स्क्वायर x वाला, ऐसा हो रहा है क्या, तो शायद एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन आ गया, डायरेक्टली x में नहीं रिलेशन है। लेकिन हाँ क्वेश्चन में एक बात मेंशन किया फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो एंगल स्मॉल होगा, तो एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो बताओ क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू -4 साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, व्हाट इज थीटा है 4x, तो a इक्वल टू आ गया हमारा -16x आ गया, -16x आ गया। ठीक है, तो ऐसे किसमें है, अब इसको कंपेयर अगर करेंगे हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से ओमेगा मिल जाएगा। बताओ ओमेगा कितना मिल रहा है, √16 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। पूछा क्या था हमसे, बोला था टाइम पीरियड हमारा ऐसा है कुछ, तो k का वैल्यू कितना होगा, तो बताओ टाइम पीरियड होता क्या हमारा 2π/ओमेगा होता है, तो लिख सकते हैं 2π/ क्या 4, यानी टाइम पीरियड हमारा कितना निकल के आ रहा है, π/2 आ रहा है, π/2। तो ऐसा कुछ आ रहा है, π/2 सेकेंड्स आ रहा है, और दिया कितना है क्वेश्चन में टाइम पीरियड π/k दिया है, तो ऑब्वियसली अगर कंपेयर करेंगे k का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो k का वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे 2 निकल के आ रहा है, तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, 2 होता है ना, 2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 को अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से रेजोनेंस ट्यूब वाला क्वेश्चन हमारा ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 256, और द लेंथ ऑफ द रेजोनेटिंग एयर कॉलम्स कितना दिया था 32 सेंटीमीटर और 100 दिया था। तो एंड करेक्शन पूछा गया क्या होगा, एंड करेक्शन मेरे ख्याल से एंड करेक्शन पढ़े होगी रेजोनेंस ट्यूब मेथड में, है ना, या ऑर्गन पाइप में। तो फाइनली देखो रेजोनेंस ट्यूब मेथड याद होगा, जैसे मान लो एक हमारा कोई भी पाइप ले लो, ओपन ऑर्गन पाइप ले लेते हैं, और इसको मान लो थोड़े टाइम के लिए पानी में ऐसे डाल दिया, मान लेना यहाँ तक इसको पानी से फिल कर दिया है ऐसे। ओके, तो ऐसे कैसे बात किया जाए, तो अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ लेके आते हैं,
एक ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ लेके आते हैं ऐसे, जिसका कि फ्रीक्वेंसी दे रखा था 256 हर्ट्ज दिया है, ठीक है, 256 हर्ट्ज दिया है। तो ऐसे केस में बताओ यहाँ पे पहली बार रेजोनेंस जब होगा तो पहले फर्स्ट रेजोनेंस के लिए समझ में आ रहा है मिनिमम कंडीशन ये होना चाहिए, यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे क्या नोड बनता है, और सिंस यहाँ एंड करेक्शन का बात हो रहा है तो वेव थोड़ा सा ऐसे बाहर हमारा ऐसा होगा, क्लियर है। तो ओपन पे एंटी नोड और यहाँ नोड बन गया। फाइनली देखा जाए हम लोग लेंथ पहले से जानते हैं, टोटल हमारा लेंथ होगा क्या इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा बाई 4 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ये लेंथ कितना दिया है हमारा, ट्यूब का लेंथ 32 सेंटीमीटर दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो थोड़ा सा मैंने बाहर रखा है ये एंड करेक्शन को दिखाया है, एंड करेक्शन। तो पहला केस ये निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब लिख सकते हो तो टोटल लेंथ हमारा है कितना 32 प्लस ई, दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4। पहला बार रेजोनेंस यहाँ पे होगा। सेकेंड टाइम अगर इसको थोड़ा और पानी से ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, पानी को ही नीचे कर देता हूँ, पानी का लेवल ही घटा देते हैं, एक ही बात है। तो ये सेम रखते हैं, ठीक है। और पानी का लेवल मान लो थोड़ा सा नीचे आ गया, वाटर का लेवल थोड़ा नीचे आ गया ऐसा। तो सेकेंड टाइम जब रेजोनेंस होगा, सेकेंड टाइम जब रेजोनेंस होगा तो ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये कंडीशन तो सेम होगा, ये हमारा ऐसा फॉर्मेशन होगा। फिर से सेकेंड रेजोनेंस का कंडीशन, यहाँ पे एंटी नोड बनना चाहिए और ओपन एंड पे, मतलब यहाँ पे नोड बनना चाहिए और ओपन एंड पे एंटी नोड बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कंडीशन हो सकता है, चेक करना। ये हमारा सेकेंड रेजोनेंस का कंडीशन हो गया। ऐसे कैसे फिर से ध्यान दिया जाए तो ये वाला लेंथ हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, चेक कर लो 100 दिया था, कितना दिया था 100 दिया था, 32 के बाद सीधे 100 दिया था। तो ये लेंथ हमारा 100 सेंटीमीटर है पाइप का लेंथ। और एंड करेक्शन का बात किया जाए तो ये वाला एंड करेक्शन को ई लिख देते हैं। फिर से बताओ ये टोटल लेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दूँ 3 लैम्डा बाई 4 होगा। तो यहाँ से एक और इक्वेशन बन के आता है, जस्ट 100 प्लस सी दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, ये निकल के आ रहा है। निकालना क्या हम लोग को, मेरे ख्याल से एंड करेक्शन ही पूछा है, नहीं स्मॉल ई का वैल्यू पूछा है। क्या करें, 10 मेथड क्या होगा, लैम्डा हटाना पड़ेगा, डायरेक्ट हटा ही लेते हैं। देखो लैम्डा बाई 4 का वैल्यू ही डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लो। तो 100 प्लस सी रहने देते हैं, 3 भी रहने देते हैं, और लैम्डा बाई 4 का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लिया जाए। यह है कितना 32 प्लस ई हमारा, सॉल्व करते हैं कितना मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 3 माइनस ई, ये हो गया 2e, और ये हो गया 100 माइनस 96, डायरेक्टली देता हूँ 4। तो ई यहाँ से आ रहा है 2, तो 2 सेंटीमीटर राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, देख लेना 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही पूछा था तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंटीजर टाइप है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया 23। तो 23 में क्या दिया है, एक स्ट्रिंग है जिसको हमने क्लैम्प कर दिया दोनों एंड पे और इज वाइब्रेटिंग इन 4th हार्मोनिक। तो क्लियर सा बात है, दोनों एंड पे बांध दोगे तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा, और उस स्टेशनरी वेव का या स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दे रखा है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा क्या। तो स्ट्रिंग के केस में सारा बात तो जानते ही होना, 4th हार्मोनिक। तो बताओ फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, 4 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और स्ट्रिंग के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी क्या वी बाई क्या 2L लिख सकते हैं ऐसा, है ना, V/2L ये लिख सकते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है उसका, अच्छे से लिखा जाए, ठीक है। इसी को थोड़ा और कैरी आउट कर लेते हैं। अब रहा बात वेलोसिटी, इससे मिल्ट हो जाएगा, सब लोग जानते हो। वेलोसिटी को लिख सकते हैं ओमेगा बाई के। रुको यहाँ 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो पहले ये 2 कैंसिल करके लिख देते हैं 2V/L, और फर्दर नीचे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी इज वॉट 2/L, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, V को ओमेगा बाई के। बाकी कुछ नहीं करना है, सॉल्व करो। निकालना क्या था, ध्यान देना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना था, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, तो फ्रीक्वेंसी तुमको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन से। बताओ ओमेगा कितना है हमारा, ओमेगा हमारा है 200 पाई। सब लोग जानते हो ओमेगा इज वॉट 2 पाई एफ। तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया, 2 पाई से डिवाइड कर लो, पाई पाई कैंसिल हो गया, यानी 100 हर्ट्ज आ रहा है। तो 100 हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया, ये तो ध्यान रखना थोड़ा। तो फ्रीक्वेंसी मिल गया हमारा 100 हर्ट्ज, ये पुट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2, एल का कुछ पता नहीं है, छोड़ देते हैं। ओमेगा और के मेरे ख्याल से दिया है, टी का कोफिशिएंट ओमेगा होता है, तो ये लिख लो 200 पाई। हालांकि और भी कुछ काम कर सकते थे, ओमेगा और एफ था, 2 पाई डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद के का वैल्यू कितना हमारा, तो 0.157 ऐसा दिया था, ठीक। फाइनली इसको सॉल्व करना है, और सॉल्यूशन आई थिंक ईजी लग रहा है मुझे। तो फर्दर हम लोग चाहें तो ये कैंसिल किया जा सकता है, और यहाँ से देखो कितना मिल रहा है 1, दिस इज इक्वल टू 4/L, पहले लिख लेना 4/L। और रहा बात पाई का, तो पाई का कितना होता है 3.14 होता है, और ये नीचे कितना दिया है 0.157 दिया था, 157 दिया था, देख लो, ठीक है। तो ऐसे कैसे मेरे ख्याल से डेसिमल को हटाया जाए, तो डेसिमल सारा हटेगा, तो 1 0 ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। बताओ कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, तो क्लियर सा बात है, ये 20 टाइम्स में कैंसिल, ठीक है। तो L का वैल्यू कितना आ गया हमारा 20 × 4, दैट इज़ वॉट 80।
है ना, 80 सेंटीमीटर या मीटर, सब कुछ ऐसा यूनिट में था। तो 80 मीटर ही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ये होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है? तो ये भी हमारा इंटीजर टाइप था, इसका राइट आंसर क्या हो गया, 80 हो गया। होपफुली क्लियर होना चाहिए था 23 हमारा, ये 23 था। नेक्स्ट देखते हैं 24 में क्या दिया है। तो 24 में क्या हमारा ज़ेनर डायोड का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक, ये सब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक ही तो क्वेश्चन ही, मतलब ये फेमस क्वेश्चन ज़ेनर डायोड का। तो पहले यहाँ पे सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर समझा देता हूँ। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से देखा जाए ठीक से, ये हमारा 200 दे रखा है और ये हमारा कितना दे रखा है, 800 और 9 वोल्ट। ये जो ज़ेनर डायोड है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़रूर दिया होगा, कितना दिया है, 5.6। तो फिर ब्रेकडाउन में रेजिस्ट करेगा अप्लाई पोटेंशियल को, तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मैं VB लिख देता हूँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज को VB मैंने माना है, ये 5.6 वोल्ट्स दिया था। तो ऑब्वियसली हमने अप्लाई ज़्यादा किया है तो ब्रेकडाउन होने का चांसेस है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, इसमें बताओ चेक करते हैं, एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो बताओ जो हमारा लोड रेजिस्टर है, इसको लोड रेजिस्टर बोलते हैं, ये जो हमारा लोड रेजिस्टर है RL, तो इतना हम लोग जानते हैं कि एक ब्रेकडाउन होने के बाद इसके क्रॉस वोल्टेज कभी 5.6 वोल्ट से ज़्यादा होगा नहीं। तो अच्छे से देखते हैं, क्वेश्चन में करना क्या था, मेरे ख्याल से ज़ेनर करंट पूछा गया ना, करंट फ्लो, ये जो IZ का वैल्यू वो कितना है, कैसे निकलेगा, आराम से देखते हैं। बैटरी ने करंट सप्लाई किया I करंट आसानी से यहाँ तक पहुँचा, मान लेते हैं इधर चला गया I डैश, तो इसमें चला गया बताओ I डैश चला गया, बाकी बचा कितना बताओ, I माइनस I डैश, जो कि इसमें जाएगा, जिसको बोला गया है ज़ेनर करंट बोला गया है। क्लियर है? तो ऐसे केस में देखो I डैश निकालना मेरे ख्याल से आसान है, क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं जो लोड रेजिस्टर है इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज ब्रेकडाउन के समय, तो इतना जानते हैं कि ब्रेकडाउन के समय जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के ही बराबर होगा, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के ही बराबर होगा। तो ऐसे केस में आउटपुट वोल्टेज बताओ, ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, I डैश इनटू RL दिस इज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी 5.6 लिखा जा सकता है। I डैश का बात करें तो यहाँ से 5.6 और लोड रेजिस्टर दे रखा था 800 दिया था, अच्छा सही वैल्यू दिया है, कैंसिल ज़रूर हो रहा है, डेसिमल हटाएंगे तो मेरे ख्याल से एक 0 नीचे आ जाएगा, और ये आ रहा है 7/1000, यानी आ गया 7 मिली एम्पेयर आ गया। ठीक है, यानी इतना करंट हमारे लोड में सप्लाई हो रहा है, और देखते हैं बैटरी कितना सप्लाई कर रहा था। तो इसके लिए चाहो तो बेस्ट तरीका है, इस वाले लूप में केवल लगा दो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस के बाद प्लस, बताओ क्या लिखेंगे, प्लस 9 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, इधर जाते हैं, तो I इंटू क्या 200, यानी 200 I। नीचे आते हैं, तो नीचे आएंगे तो बताओ, ये प्लस है हमारा और ये माइनस है, तो प्लस से कहाँ, माइनस के साइड जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल के साइड, तो माइनस 5.6, और तो कुछ बचा नहीं, लूप में हमने सब कुछ कंसिडर कर लिया। तो सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे मेरे ख्याल से 200 I, ये आ रहा है कितना, 3.4 आ रहा है। ऐसे केस में I का वैल्यू अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं 3.4 बाई क्या 200। ठीक है, डेसिमल हटेगा तो एक 0 नीचे आएगा, और ये आ गया 17/1000 आ गया। तो 17 मिली एम्पेयर करंट बैटरी ने सप्लाई किया था, लेकिन हमारे अप्लायंस में कितना गया, 7 मिली एम्पेयर ही गया। तो बाकी का जो भी एक्सेस करंट होगा ज़ेनर डायोड से पास कर जाएगा, यानी कितना करंट पास करने वाला है ज़ेनर डायोड से पहले ही लिख रखा था, ये हमारा I माइनस I डैश। I हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है 17, और I डैश हमने पहले निकाला था 7, तो 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा, 10 मिली एम्पेयर राइट आंसर होना चाहिए। होपफुली क्लियर होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 10 होता, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसका 10 राइट आंसर होता है। क्लियर है? फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन हमारा 25th। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 में देख पा रहे हो, इस तरीके से हमारा 2 ब्लॉक, ऑब्वियसली मूव तो करेगा नहीं, 9 ही है। लेंथ कितना दिया हमारा इस वायर का, 1.5 मीटर। द लेंथ ऑफ द वायर सोन इन द फिगर बिटवीन द पुलिस के बीच में जो वायर है ना, इसका लेंथ 1.5 और इसका मास 1.5 ग्राम है, दोनों 1.5 ही है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर विच द वायर वाइब्रेट्स इन 2 लूप्स लीविंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर बिटवीन द पुली एट रेस्ट। आई थिंक समझ तो आ रहा है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ऐसा वाला केस है। देखो ये हमारा वायर था, ये इस तरह से 2 ब्लॉक अटैच है, इससे 2 ब्लॉक अटैच। तो एक मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, देखते जाओ थोड़ा। तो ये जब वाइब्रेट करेगा ना, तो मेरे ख्याल से 2 लूप्स में मतलब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और कुछ ऐसा होना चाहिए एज पर क्वेश्चन। 2 लूप में वाइब्रेट करेगा, मिडिल पॉइंट क्या रहेगा, रेस्ट में, तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये पॉइंट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो ऐसे केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरा हमारा क्या हो गया बताओ, लैम्डा हो गया, और लैम्डा इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन बिटवीन द वायर्स, ऐसा लिख सकते हैं। और इस केस में अगर मान लो फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी होता है V बाई लैम्डा। तो V हम लोग रहने देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। फर्दर 1/L, और ऐसे कैसे बात करें V का, तो ऑब्वियसली ब्लॉक की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन होगा, और मास पर यूनिट लेंथ निकालना आसानी है, तो T/μ वाला फार्मूला लगा देना।
इतना करने के साथ ही मेरे ख्याल से जो रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी मिल तो जाएगा, सब कुछ तो पता है ही। तो चलो पुट करना शुरू करते हैं। लेंथ हमारा दिया था 1.5, आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से टी टेंशन, तो टेंशन निकालना कौन सा बड़ा बात है, बताओ 9 kg है, यानी नीचे कितना लग रहा है 90 न्यूटन, तो बताओ टेंशन भी क्या डेवलप होगा, सेम 90 न्यूटन ही, तो ये भी काम हमारा आसान हो गया। ये 90 न्यूटन था, समझ लेना, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो ये हमारा 90 न्यूटन था, ये देख लेना। नीचे बात करेंगे म्यू का, तो म्यू निकालना कौन सा बड़ा बात है। म्यू के लिए मैं साइड में कहीं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। म्यू होता क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। मास कितना दिया था, मुझे दिखा दोनों सेम ही है, 1.5 और ये भी 1.5 ही है, लेकिन ध्यान देना ग्राम में दिया है, तो 10⁻³ लिख लेना। ये कैंसिल हो गया, बेटर है लिख दो 1/1000। और अगर ये 1000 मैं यहाँ पे 1/1000 पुट करूँ म्यू की जगह, तो 1 नीचे और 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे केस में अगर ध्यान दिया जाए, मेरे ख्याल से ये मिला 1/1.5, और अगर इस पार्ट को सॉल्व करें तो आसानी से रूट से बाहर आ रहा है 39 का, और 4 0 है तो 2 0 बाहर आ जाएगा रूट के, यानी 100 बाहर आ गया। ऐसे केस में देखो ये 2 बार में कैंसिल हो गया, और फ्रीक्वेंसी हमारा निकल के आ रहा है 200 हर्ट्ज, है ना। फ्रीक्वेंसी निकल के आ रहा है 200 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 200 होना चाहिए। देखो फ्रीक्वेंसी ही पूछा था, है ना, और हर्ट्ज में ही पूछा था, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए हमारा 200 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमने सारा क्वेश्चन कवर किया। मैंने टाइम लिया जानबूझकर, क्योंकि एक्सप्लेन एक्चुअली समझ में आना चाहिए लोगों को जो देख रहा है वीडियो। जो एक्सप्लेनेशन है मैंने टाइम लिया, बट हाँ इतना टाइम एग्जाम में नहीं लेना है, कैलकुलेशन करोगे फास्ट होगा। तो चलो ठीक है, अपना एक बार इसको कवर कर लेना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा। फाइनली प्रैक्टिस करो अच्छे से, एग्जाम काफ़ी क्लोज है। फेज़ 1 का जो तुम्हारा एग्जाम है उसमें जितना अच्छा परफॉर्म करोगे ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं परसेंटाइल उतना ही ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि फेज़ 1 में सारे लोग का स्कोर बहुत ही क्या बोलते हैं, ऐसा एक बोलना नहीं चाहिए कि कम होगा, लेकिन हाँ फिर भी कंपेटिटिवली फेज़ 2 में ज़्यादा कंपटीशन रहता है, सबका उस समय सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर्ड रहते हैं। लेकिन तुम लोग पहले ही प्रिपेयर्ड हो, सारा सिलेबस तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो फुली तुम लोग फेज़ 1 में काफ़ी अच्छा करके आओगे, तुम लोग से उम्मीद है ना। तो चलो मिलते हैं एग्जाम के बाद, इन्फॉर्म ज़रूर करना किसका क्या कैसा रहा, ठीक है। चलो थैंक यू।